इसी के साथ जीना पड़े जब तक कि कोई वैक्सीन नहीं आ रही है या जब तक कि कोई उसका मींस मेडिसिन अवेलेबल नहीं होता है। आने वाले समय में हमारे सामने जो चैलेंजेस होंगे और उनके क्या-क्या सॉल्यूशंस होंगे, तो ये वेबिनार मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय पहलू से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर केंद्रित है, राइट। यही सब चीजें डिस्कस करने के लिए व्हाट आर द सोसाइटल इम्प्लीकेशंस, व्हाट आर द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, व्हाट आर बेसिकली द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस और उन सबके क्या प्रोस्पेक्टिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उन्हीं सब चीजों को डिस्कस करने के लिए दिस वेबिनार हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर कॉलेज। नाउ आई एम इनवाइटिंग Preeti Pandey ma'am to share his views on the economic impact of this, basically the COVID-19. Over to Preeti ma'am. Thank you, sir. Thank you so much. And hello, everyone. Hello, all the students, and good morning to everyone. Good morning, ma'am. Okay. So basically, I'll be covering the economic section. मैं economics का complete section cover करूँगी, जितने भी sectors impacted हैं. और एक और चीज, while the seminar is conducted, please make sure सबके mute हो, ठीक है? Please unmute मत करना. जितने भी questions हैं, make sure आप लोग chat box में डाल देना, so that बाद में हम लोग उन सब की queries ले लें. All right? So let's start. Okay. So basically जो आज का हमारा टॉपिक है, मेरा जो टॉपिक है जो मैं कवर करने वाली हूँ, दैट इज इकोनॉमी इन जनरल पोस्ट कोविड-19। अभी सबको पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है एंड इकोनॉमी में हम लोग आसपास ये चीज सुन रहे हैं कि हमारा जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन। मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? यस मैम। एम आई ऑडिबल नाउ? मैम अब आई, थोड़ी आई। यस मैम अब आई। मनीष सर ऑडिबल हूँ मैं? Yes ma'am. ओके सर, ओके ओके। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्हाट इज इकोनॉमी, देन हमारा रहेगा व्हाट इज रिसेशन, देन इम्पैक्टेड सेक्टर्स बाय पैंडेमिक, फिर हमारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रहेगा एंड देन इट विल बी इंडियाज एनवायबल इंग्रेडिएंट्स एज अ स्ट्रेटेजिस्ट इकोनॉमी, एंड लास्ट जो हमारा रहेगा इकोनॉमिक सेक्शन में वो रहेगा द 3 इंग्रेडिएंट्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। Okay, so we all have heard about this term economy. I just want anyone of you can just tell me what is economy actually. Any one of you. In general, economic वर्ड जब हमारे आता है तो हम लोग उसके बारे में क्या परसेप्शन बनाते हैं, मतलब क्या होता है वो? एनीवन? हितेशिका, अक्षिता? मैम मनी से रिलेटेड हमारे जो कंट्री में ट्रांजैक्शन और होते हैं उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में इकोनॉमी सुनते ही ये चीज हमारे क्लिक होती है। Okay, good, very good. Okay, so what is economy? It is a system of making and trading things of value. मतलब कि ये एक प्रॉपर एक सिस्टम है जिसमें हम लोग कोई भी चीज, किसी चीज की जो वैल्यू है, कोई भी ऐसी चीज बनाते हैं जिसकी मेकिंग और ट्रेडिंग हो सके, मतलब कि क्या हो सके, उसको बनाया जा सके और उसको हम बेच सके, ठीक है? The second thing is the state of a country or region in terms of the production and consumption of goods and services and the supply of money. इसमें क्या होता है कि ऐसी कोई स्टेट या ऐसी कोई कंट्री या फिर हम बोल सकते हैं ऐसी कोई रीजन जहाँ पर बात करेंगे हम लोग प्रोडक्शन की और कंजम्पशन की, किसी भी गुड्स या सर्विसेज की। किस चीज की? गुड्स क्या होते हैं हमारे? टेंजिबल गुड्स, टेंजिबल चीज होती है जो हमें दिख सकती है, जैसे कि मोबाइल फोन, जैसे कि हमारा पर्स, जैसे कि कार, ये सारी चीजें। और जो सर्विसेज होती है वो चीज होती है हमारी, जैसे कि हम लोग बैंक्स में जाते हैं, हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो हम लोग टीचिंग, जो टीचर है वो अभी आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो आपको कोई चीज दे नहीं रहे लेकिन वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, राइट? तो किसी भी जगह अगर प्रोडक्शन हो रहा है और कंजम्पशन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पर मनी सप्लाई भी कंटिन्यूस चल रहा है। अगर आप कभी भी किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको पेमेंट करना पड़ता है, राइट? सप्लाई ऑफ मनी होता है, वहां पे पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन बदले में आपको क्या मिल रहा है? इन रिटर्न जब आप कंजम्पशन कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? सर्विसेज मिल रही है। क्लियर? ओके।
So now the third point is, it is defined as the management of financial matters for a community, business और family. यहाँ पर हम लोग बात करें, कभी भी इकोनॉमिक्स हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी फाइनेंशियल मैटर, फाइनेंशियल चीजें जो पैसों से रिलेटेड चीजें अगर हमारी कम्युनिटी को, हमारी सोसाइटी को, हमारे बिजनेस को या हमारी फैमिली को इम्पैक्ट कर रही है ओवरऑल, तो उस चीज को मैनेज करना भी हम लोग इकोनॉमिक बोल सकते हैं. Examples are people going for work in factories, farm, banks, hospitals, schools, etc. ये सारे के सारे हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम आते हैं. Okay, so now one question to all of you. So if I ask, I bake the cake for someone out of compassion or love as an economic activity. So is it true or wrong? I mean, मैं किसी के लिए कोई भी केक बेक कर रही हूँ, अपने भाई के लिए, अपनी मदर के लिए, फादर के लिए, किसी के लिए भी, तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? No, ma'am, it's a non-economic activity. No, ma'am. Why any one of you? Only just one. No, ma'am. Why? Because it is a love and affection to our parents and Okay, right. यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर प्रोडक्शन कंजम्पशन की बात नहीं हो रही है. अगर हो भी रही है, यहाँ पर मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं केक बना रही हूँ और कोई ना कोई कंजम्पशन कर भी रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे पैसों का ट्रांजेक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है. मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी तभी कंसिडर होगी जब प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों होगा और सप्लाई ऑफ मनी भी चलता रहेगा. ओके, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज, अभी ऑलमोस्ट सारे न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, आप लोग के व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक वगैरह सब जगह ये वर्ड आ रहा है कंटिन्यूसली कि क्या वर्ल्ड जो है वो इकोनॉमी जो है रिसेशन में जा रही है, क्या कुछ हो रहा है. तो कैन एनीवन जस्ट टेल मी व्हाट इज रिसेशन वंस? रिसेशन कभी सुना है? ऑलमोस्ट सुना ही होगा सब लोगों ने. हेलो हेलो, can someone just tell me the word recession? What does it mean? Anyone can try? Hiteshika? Yes, ma'am. Recession. Word सुना है ना? Yes, ma'am. Can you just tell me a brief कि recession actual में होता क्या है? कुछ भी जो माइंड में आ रहा है. ओके, कोई बात नहीं, हम लोग डिस्कस करते हैं. तो व्हाट इज रिसेशन? इट इज अ डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अभी मैंने यहाँ पर पुरानी स्लाइड में बताया था कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं जहाँ प्रोडक्शन, कंजम्पशन और ये सब चीजें हो रही हैं. तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली प्रोडक्शन चल रहा होता है, लोग कंजम्पशन करते रहते हैं. प्रोडक्शन कंजम्पशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है, ये कभी रुकता नहीं है. लेकिन सबको पता है कि वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन था, हमारा नेशन वाइड लॉकडाउन था, सब चीजें थी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुका, प्रोडक्शन रुका, लोगों का कंजम्पशन रुका, ये सब चीजें रुकी. तो यहाँ पर क्या बोल रही हूँ, इट इज अ डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. कभी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई भी डिक्लाइन होता है, थोड़ा सा भी कम होता है, तो उसको हम लोग रिसेशन बोल सकते हैं. इकोनॉमिस्ट ऐसा बोलते हैं कि 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ इकोनॉमिक डिक्लाइन को हम रिसेशन बोलते हैं. अगर मैं आज बोलूं कि पूरा वर्ल्ड बंद है, आज कंटिन्यूसली, मतलब पूरे एक दिन तक कर्फ्यू है या फिर पूरा सब कुछ लॉकडाउन है सिर्फ एक दिन तक, और किसी ने कुछ प्रोडक्शन नहीं करा, किसी ने कुछ कंजम्पशन नहीं करा, तो क्या मैं इसको रिसेशन बोल दूंगी? नहीं बोल सकती. रिसेशन उसी कंडीशन में कंसिडर होगा जब 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में. प्रीति यस जी, सर. पीपीटी शायद विजिबल नहीं हो पा रही है, एक बार जरा इंश्योर करिए ना दोबारा. हो सकता है, मुझे लगा मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, एक बार चेक कर लीजिए. ओके सर, ओके ओके. है ना, पीपीटी शायद हमने स्टार्ट करी है बट वो क्लिक यस नहीं हुई सर, शायद. ओके ओके ओके. है ना, हाँ देखिए. मुझे लगा शायद मेरे वाईफाई नेटवर्क में कोई थैंक यू सो प्रॉब्लम मच है. सर, एक बार बताने के लिए चीज. सर एक बार चेक करिए, अब मतलब है विजिबल? स्टार्ट हुआ है शायद.
होता है ना कि आपने इतनी अच्छी पीपीटीज बनाई है एंड आई वाज जस्ट नहीं, अभी भी नहीं आ रही, स्टार्ट नहीं हुई, दोबारा करिए एक बार। ओके 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 वो स्क्रीन तो आपका दिख रहा है जिसमें पीपीटी आप तीनों की दिख रही है। ओके। बिल्कुल बिल्कुल, नो 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 नो, इट्स देयर। नॉट देयर। ओके सर, फाइन। F5 कर लीजिए तो बस वो Yes, सिंगल sir. सिंगल आपकी चलती जाएंगी, है ना? ओके क्योंकि आपने बनाई इतनी अच्छी थी, मैं इसलिए हैरान था, मैंने को कहाँ गई ओके पीपीटीज। ओके, थैंक यू सो मच सर। ठीक है। स्टूडेंट्स को विजिबल हो गया अब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now Yes, it is sir. visible. Good. लेट मी नो अगर किसी को भी वॉइस क्लियर नहीं आएगी या फिर कोई भी डिस्ट्रप्शन होगा तो बाकी टाइम आप लोग प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। थैंक यू। Okay, ma'am. हितेशिका पारिक अनम्यूटेड है अभी। Yes, sir. निधि जैन अनम्यूटेड है। पीपीटी दिख रही है अब? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो म्यूट करो अपने आप को, हितेशिका और निधि। Sir, कर लिया। ओके हितेशिका ने नहीं किया, अब कर लिया। ओके, गो अहेड, नाउ एंजॉय द सेशन। बहुत ही बढ़िया, अच्छे से बनाया इन्होंने, अब आप देखिए मजा आएगा। गो अहेड प्रीति। ओके सर। ओके सो व्हाट आई Okay, वाज sir. सेइंग लास्ट टाइम कि अगर मैं आज एक दिन के लिए लॉकडाउन रखती हूँ तो मैं प्रोडक्शन कंजम्पशन एक दिन के लिए बंद हो रहा है, लेकिन मैं उसको रिसेशन नहीं बोल सकती। वो उसी कंडीशन में कंसिडर होगा जब 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रहा है। इकोनॉमिक डिक्लाइन कम हो रहा है मतलब कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन नहीं हो रहा है या फिर बैलेंस नहीं है। The third point is a period of economic contraction where businesses see less demand and begin to lose money. अब यहाँ पर बहुत बड़ा टर्म हम लोग बोल सकते हैं, इकोनॉमिक एक्सपेंशन एक चीज होती है और एक इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इकोनॉमिक एक्सपेंशन क्या होता है? एवरीवन नोज द वर्ड, द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सपेंशन। इट इज कि वो एक्सपैंड कर रहा है कोई भी चीज को। इकोनॉमिक एक्सपेंशन मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सब चीजें हो रही है। इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन विल बी जस्ट ऑपोजिट, उसका जस्ट ऑपोजिट होगा और वो चीज होगी कि बहुत कम प्रोडक्शन हो रहा है या फिर बहुत बिल्कुल कंजम्पशन नहीं हो रहा है, ये सब चीजें होगी। जब प्रोडक्शन नहीं होगा या फिर कंजम्पशन नहीं होगा तो क्या होगा? बिजनेस को लॉस होगा क्योंकि उनको डिमांड ही नहीं मिलेगी और धीरे धीरे वो लोग अपना जो मनी है वो पूरा का पूरा लूज करना स्टार्ट कर देंगे, राइट? Now the last point is to cut costs and stem losses, companies begin laying off workers, generating high levels of unemployment. अब क्या होता है जब डिमांड ही नहीं आ रही है? Okay, Akshita, can you unmute yourself? I just want to ask one question. Yes, ma'am. Okay. हमारी जो इकोनॉमी है वो कम्प्लीटली चलती है डिमांड या फिर सप्लाई से, राइट? यस मैम। ओके, तो अगर अभी मैं एक प्रोडक्ट बना रही हूँ दैट इज एलोवेरा सैनिटाइजर, ओके ओके प्रोडक्शन मैम। कर रही हूँ, ये प्रोडक्शन में करते जा रही हूँ, कंटिन्यूसली मेरा चल रहा है, बिल्कुल सैनिटाइजर में बना रही हूँ। अगर मेरे पास कंजम्पशन के लिए क्या होना चाहिए? डिमांड आनी चाहिए, ठीक है? डिमांड आएगी तभी तो मैं प्रोडक्शन करूंगी या मैं कंटिन्यूसली प्रोडक्शन करते रहूंगी? नहीं मैम, बिना डिमांड के प्रोडक्शन नहीं होगा मैम। ओके, थोड़ा बहुत स्टॉक के लिए मैं रख सकती हूँ, लेकिन मुझे अगर हायर डिमांड हाँ। नहीं आएगी तो मैं बंद कर दूंगी प्रोडक्शन, राइट? फॉर एग्जाम्पल Yes, अगर ma'am. मैंने अभी 20 वर्कर्स मैंने लगा रखे हैं अपने सैनिटाइजिंग के लिए कि सैनिटाइजर बनाने हैं, उस प्रोडक्शन के लिए मैंने 20 वर्कर्स लगाए हैं। अगर मेरी डिमांड कम हो जाएगी तो क्या मुझे उन 20 वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी? नो मैम। ओके गुड। ओके, नाउ म्यूट योरसेल्फ। नाउ द थिंग इज, Yes. यहाँ पर मैं ये समझाना चाहती हूँ कि अगर डिमांड नहीं आएगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? अपने अपने जो ओनर्स हैं वो लोग अपनी कॉस्ट कम करने के लिए, जो हमारी बोल सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट होती है वर्कर्स की, उसको कम करने के लिए वो लोग अपने कम से कम 5 या 6 वर्कर्स या जितने भी वर्कर्स उनको चाहिए मिनिमम रखेंगे, बाकी सबको वो जॉब से निकाल देंगे। इससे क्या होगा?
अब मैं सिर्फ एक कंपनी की बात बता रही हूँ, वर्ल्ड में इतनी सारी कंपनीज है, बहुत सारे लोग ये चीज कर सकते हैं अपने कॉस्ट कटिंग के लिए। तो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली जनरेटिंग हायर लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? ओके, सो इससे पहले हम लोग बात करें फर्दर स्लाइड्स की। यहाँ पर हम लोग मैं बताऊंगी कि रिसेशन एक बार 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, बहुत बड़ा क्राइसिस था वो, और एक जो सबसे बड़ा ऑलमोस्ट हिस्ट्री में उसका नाम लिया जाता है, दैट इज ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। तो मैं बहुत ब्रीफ में डिप्रेशन का बताना चाहती हूँ कि रिसेशन एक बार के लिए कवर हो सकता है, इसमें बहुत सारी कंपनीज शायद शट डाउन हो जाएं, लेकिन बहुत सारी कंपनीज कंटिन्यूस अपना प्रोडक्शन करती हैं एक बार के लिए, बाद में जब थोड़ा बहुत प्रोडक्शन स्टार्ट करना होता है। लेकिन डिप्रेशन के टाइम पर ये रिसेशन का भी नेक्स्ट लेवल होता है। इस कंडीशन में ऑलमोस्ट सब कुछ बंद हो चुका होता है और प्रोडक्शन कंजम्पशन सब चीजें बिल्कुल बंद हो चुकी होती है, राइट? किसी का अनम्यूट है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो नाउ हियर इट इज, सब लोग जीडीपी की बात सुनते हैं कि हाँ हमारी जीडीपी डिक्लाइन हो रही है, ये बहुत बार न्यूज चैनल में भी कंटिन्यूसली भी आ रहा था कि जीडीपी डिक्लाइन हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या हम लोगों को पता है कि जीडीपी के अंदर कौन से सेक्टर्स हैं जो, कैन समवन प्लीज, राठी सर एक बार चेक करिए किसका अनम्यूट है, एक्चुअली मैं विजिबल नहीं है इधर से। मैम एक तो हितेशिका का है, एक मदान सर का है, मनीष मदान सर का है। ओके, मनीष सर प्लीज mute yourself, and Hideshika please mute yourself. Hello. Hideshika, Manish sir, please mute yourself. ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करूंगी जीडीपी के कंट्रीब्यूशन की, कि कौन से सेक्टर्स हैं जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला है हमारा सर्विस सेक्टर। यू कैन सी 53% ऑफ द एंटायर जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड बाय सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर मतलब अपना बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी, जितनी भी सारी चीजें हैं, मतलब यहाँ से हमारा पैसा जो आता है, यहाँ से हमारी जो जीडीपी कंट्रीब्यूट होती है वो है सर्विस सेक्टर से। Then it is industrial sector to 31% and then it is agriculture sector, that is 16%. Okay, can just someone unmute yourself and answer the question, that is, जो इंडिया की हम बात करेंगे तो इंडिया कैसी कंट्री है? क्या यहाँ पर बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग और ये सब चीजें होनी चाहिए, या फिर क्या ये एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है? मैम एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। ओके, तो कभी अभी ये जो स्लाइड दिख रही है, क्या इस चीज को देख के थोड़ा सा डाउट आया कि एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्री है फिर भी 16% ही जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है? यस मैम। एज इंडिया ये तो ज्यादा होना चाहिए था, राइट? यस मैम। ओके ओके, गुड। ठीक है, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। सो नाउ इट इज द इम्पैक्टेड सेक्टर्स जो इस कोविड-19 या फिर लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। मैंने बहुत जनरलाइज सेक्टर लिए हैं जो सबको इजीली समझ में भी आ जाएंगे और जो सबके घरों में या फिर सब लोग इस चीज को नोटिस कर पाएंगे, इस जो इम्पैक्ट सेक्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज कंज्यूमर स्पेंडिंग। कंज्यूमर स्पेंडिंग जो होती है वो होती है आइदर इट इज फॉर ड्यूरेबल गुड्स, अदर इट इज फॉर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। जो हमारे ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो होते हैं जो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए परचेस करते हैं। जैसे कि मुझे अगर लैपटॉप परचेस करना है तो मैं अभी लैपटॉप परचेस करने के लिए शायद नहीं जाऊंगी, अगर हम मैक्सिमम की बात करें, क्योंकि इस टाइम पे मेरे पास ऑलरेडी अगर अमाउंट नहीं है, मेरी इनकम नहीं आ रही है, मेरी सैलरी नहीं आ रही है, तो मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगी कि मुझे अभी एक लैपटॉप परचेस करना है। या फिर अगर मैं बोलूँ कि मुझे नया मोबाइल फोन चाहिए, बहुत सारे लोगों के घरों में शायद होगा कि उनको नया फोन लेना था। अभी रिसेंटली OnePlus 8s शायद आया है एंड बहुत सारे लोगों को वो फोन लेना था, लेकिन कुछ लोगों ने अभी उसको डिले कर दिया बिकॉज उनकी या तो इनकम नहीं आ रही है या फिर उनकी सैलरी कट है या फिर कुछ ना कुछ रीजन की वजह से ये चीज हो रही है।
अब मैं यहाँ पर सिर्फ एक इंडिविजुअल बेसिस पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं माइक्रो की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे मैक्रो लेवल पे बात कर रही हूँ, मतलब बहुत बड़े लेवल पे बात कर रही हूँ कि बहुत सारे लोगों की जॉब लॉस हुआ है, बहुत सारे लोग की सैलरी कट हो रही है। इस रीजन से वो लोग इस चीज में अभी इन्वेस्ट करना सही नहीं समझेंगे, राइट। एंड सेकेंड थिंग इज एमएसएमई। एमएसएमई हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पर अभी लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन की वजह से प्रोडक्शन रुक गया था। प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं या फिर प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग करने की वजह से वो कम्प्लीटली बंद हो चुका था। धीरे धीरे लॉकडाउन ईज हुआ, धीरे धीरे 30% कैपेसिटी पे एम्प्लॉयज को रखा जा रहा था, 50% कैपेसिटी पे रखा जा रहा था। धीरे धीरे सब चीजें वापस से बैक टू नॉर्मल होना स्टार्ट हुई है। जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था, क्योंकि कंटिन्यूअसली ये लोग कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं। लाइक मेरी वॉइस ऑडिबल है ना सबको? कोई इश्यू तो नहीं है? नो मैम। ओके, गुड। ओके, सो द थर्ड सेक्टर वी कैन से इज ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कंज्यूमर स्पेंडिंग में भी वो चीज आती है, लेकिन कंज्यूमर स्पेंडिंग में ना मैंने अभी बहुत छोटे प्रोडक्ट्स लिए, छोटे इन द सेंस मोबाइल फोन से ये सब चीजें, लेकिन ऑटोमोबाइल एक कंपनी एक अलग ही सेक्टर है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की हम लोग बात करें, मैं खुद का पर्सनल ये चीज बताना चाहती हूँ कि आई जस्ट वांटेड कि मैं अभी अपना 2 व्हीलर परचेज करूँ। स्कूटी परचेज करने वाली थी, ठीक है, खुद से परचेज करने वाली थी, बट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन बहुत सारी चीजों की वजह से आई डिसाइडेड कि ठीक है घर पे ही रहना है, तो अभी लॉकडाउन की वजह से मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो मैंने उस चीज को डीले कर दिया। मतलब मैं लेने वाली थी मार्च में, लेकिन मैं उसको डीले कर चुकी हूँ और अब मैं उसको बाद में लेने की सोच, राइट। तो मतलब यहाँ पर मैं सिर्फ इंडिविजुअल खुद की बात कर रही हूँ। जब मैं बात करूँ बहुत बड़े लेवल पे, बहुत सारे लोगों ने कार में इन्वेस्ट करने का सोचा होगा, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चीजों का इन्वेस्ट करने का सोचा होगा, लेकिन वो अपने इस चीज को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, राइट। नाउ द फोर्थ सेक्टर एवरीवन नोज, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। एज वी ऑल आर फ्रॉम जयपुर, बहुत सारे लोगों को पता है जयपुर एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट है बहुत बड़ा। और या फिर सिर्फ जयपुर की बात करें, ऑल ओवर इंडिया की बात करें, ऑलमोस्ट कोई ना कोई स्टेट में, कोई ना कोई कंट्री में ऐसी हॉटस्पॉट जरूर होते हैं, लोग घूमने जाते हैं, सब चीजें करते हैं, होटल्स होते हैं। तो ये सब चीजें बिल्कुल बंद है, क्योंकि ना तो फ्लाइट चल रही है, ना फिर ना ही कोई भी होटल ओपन था, ना कोई ओयो रूम्स ओपन है, कुछ भी चीज ओपन नहीं है। अगर हम फोर्ट्स की बात करें या पैलेसेस की बात करें, सब चीजें बिल्कुल बंद है, कम्प्लीटली लॉक था, राइट। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में। एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ कि अभी तक तो वो सारी चीजें बंद थी, अब धीरे धीरे, अगर किसी ने नोटिस करा होगा, ट्रिवागो सबने सुना होगा, मेक माई ट्रिप सुना होगा, ओयो रूम सबने सुना होगा, ये सारे के सारे अभी इनको पता है कि सब लोगों को इस चीज का डर है, इवन दो लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, लोग ट्रैवल नहीं करेंगे, लोग कहीं भी घूमने नहीं जाएंगे, लोग किसी भी होटल में बुकिंग करके रहने नहीं जाएंगे, सब, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा, राइट। लेकिन अभी होटल तो कंटिन्यूसली चल रहा है, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस कभी रुक नहीं सकता, तो वो कंटिन्यूसली चल रहा है। तो वो लोग धीरे धीरे अब ऑफर्स निकाल रहे हैं। ऑफर्स कुछ इस तरीके से है कि बुक नाउ, अगर आप अभी बुक करते हो अपने फ्यूचर ट्रैवल के लिए या फिर फ्यूचर बुकिंग, फ्यूचर स्टे के लिए, तो आपको 50% ऑफ मिलेगा या फिर 40% ऑफ मिलेगा। तो वो इस तरीके से कर रहे हैं। इससे क्या होगा, उनके पास अभी रेवेन्यू कलेक्शन भी हो जाएगा ताकि स्टाफ को वो पैसा भी दे सके, प्लस क्या होगा, वो जो जितने भी ट्रैवलर्स है उन सबको एक तरीके का डिस्काउंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, या फिर उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ आप बुकिंग कर लो, बाद में आप उसको रहने आ जाना या फिर बाद में घूमने आ जाना, राइट। एंड नाउ इट इज एविएशन। एविएशन ऐसा सेक्टर है, ऑलमोस्ट सब लोग इस चीज के बारे में भी सुन रहे हैं कि अभी कुछ टाइम पहले तक तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी बंद थी एंड डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी बंद थी। अभी इंटरनेशनल ओपन नहीं हुई है, लेकिन डोमेस्टिक ओपन हो चुकी है, ठीक है। लॉकडाउन थोड़ा सा ईज होने के बाद डोमेस्टिक स्टेट्स ने अपनी जो लॉकडाउन है, जो भी फ्लाइट्स है, वो रिज्यूम कर ली है। तो जब कोई भी जो भी कोई भी अपनी कंपनीज हैं, जो अपनी एविएशन कंपनीज हैं, जैसे एयर इंडिया या फिर कुछ भी, जितनी भी हमारे सेक्टर है, उसमें बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि उनकी डेली बहुत सारी फ्लाइट्स इधर से उधर ट्रैवल करती थी अक्रॉस द वर्ल्ड या फिर अक्रॉस द स्टेट्स। लेकिन अभी ये सब चीजें कंप्लीट लॉकडाउन की वजह से दे कैन नॉट इवन सर्वाइव। बहुत सारे मेजर पायलट्स
या फिर बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स, इंडिगो ने बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स को, या फिर एयर इंडिया ने, इन सब लोगों ने अपने बहुत सारे जो एम्प्लॉयज है, कॉस्ट कटिंग की वजह से इन लोगों ने अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल दिया है टाइम बीइंग के लिए। Okay, so the last one is e-commerce. Everyone is aware about e-commerce. E-commerce में basically यही चीज है कि मैं ऑनलाइन कुछ भी चीजें मंगा रही हूँ। टाइम बिंग ऑनलाइन जो चीजें आ रही थी वो एसेंशियल गुड्स ही आ रही थी, क्योंकि एसेंशियल गुड्स का लॉकडाउन नहीं हुआ था, उसका कंटिन्यूसली प्रोडक्शन भी चल रहा था कहीं ना कहीं, प्रॉपर डिस्टेंसिंग के साथ, प्रॉपर मेजर्स के साथ। लेकिन ई कॉमर्स में मैं अगर बात करूँ कि मुझे कोई टी शर्ट परचेज करनी है, फिर मुझे कोई प्रोडक्ट परचेज करना है जो यूके में मिलता है, यूके की कोई वेबसाइट है, मुझे वहां से परचेज करना है। अब मुझे उसको मंगाना है, तो क्या मैं अभी मंगा सकती हूँ? नहीं मंगा सकती। क्यों नहीं मंगा सकती? क्योंकि एविएशन अभी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स रिज्यूम नहीं हुई है, तो मैं उसको अभी भी नहीं मंगा सकती। ओके, तो दीज आर द 6 इम्पैक्टेड सेक्टर्स जो हाईली इम्पैक्ट हुए थे, और आई गेस एवरीवन इज अवेयर अबाउट द सेक्टर्स। एंड इस टॉपिक में शायद बहुत सारे लोगों को डाउट्स भी होंगे, जो मैं लास्ट में बिल्कुल कवर करूंगी। ओके, मूविंग अहेड। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, यहाँ पे मैं इंडिया और चाइना एंड यूएसए की बात करूंगी। everyone is aware about that USA and China, they both are the पावरफुल कंट्रीज बोल सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनके पास बहुत पावर है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज इन लोगों के पास है। लेकिन इंडिया कहीं ना कहीं अभी भी लेबर इंटेंसिव में आता है, मतलब यहाँ पर हाईली स्किल्ड लोग हैं, लेकिन जो लेवल है यहाँ पर अभी भी लेबर इंटेंसिव है, मतलब यहाँ पर लेबर वर्कर्स ज्यादा मिल जाएंगे रादर देन कैपिटल वर्कर्स। मतलब कि हाईली स्किल्ड वर्कर्स से ज्यादा कंपैरिजन करें तो हम लोग यहाँ पर हमें मिलेंगे लेबर इंटेंसिव वर्कर्स, राइट। तो यहाँ पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो अभी देख पा रहे हैं जो यूएसए है वो चाइना अपना यूएसए में कंज्यूमर मार्केट उनका होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, डिफेंस में वो लोग वहां से कुछ ना कुछ लेते हैं, सिक्योरिटी की बात करें या ये सब चीजों की बात करें तो अभी तक चाइना पे उनका पूरा का पूरा डोमिनेंस ही था। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप लोगों ने बहुत सारे स्टेटमेंट सुने होंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प के, एंड ही वाज क्लेमिंग इट एज चाइनीज वायरस, और उनके बहुत सारे कुछ ना कुछ क्लैशेस चल रहे हैं। मैं अभी डीप में नहीं जाऊंगी, लेकिन एवरीवन इज अवेयर कि ट्रम्प मतलब यूएसए जो है वो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चेक कर रहा है, वो प्रॉपर प्रूफ लेके आना चाहता है कि चाइना के थ्रू आया तो ये क्या है, बेसिकली क्या चीजें हैं, उनको अभी भी डाउट है। तो कहीं ना कहीं उनके जो रिलेशन है वो इम्पैक्ट करेंगे। अगर अब हम चाइना को कौन रिप्लेस कर सकता है? इंडिया इसलिए रिप्लेस कर सकता है क्योंकि यहाँ पर बहुत वास्ट बोल सकते हैं कंज्यूमर मार्केट है। यहाँ पर इतने लोग रहते हैं, इतना हमारी पॉपुलेशन है, बेसिक से लेकर बिलो पॉवर्टी लाइन से लेकर एवरेज पॉवर्टी लाइन से लेकर मिडिल क्लास, हायर क्लास, सब तरीके के अलग अलग यहाँ पर कंज्यूमर्स रहते हैं, क्योंकि अलग अलग इनकम की वजह से। तो यहाँ पर कंज्यूमर मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा है, तो उन लोगों को बहुत अलग अलग यहाँ पर फैसिलिटीज मिल सकती है। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हर कोई कंट्री कुछ ना कुछ कर रही है। पीएम मोदी के ऑलरेडी बहुत अच्छे टर्म्स है यूएसए के साथ, प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ। तो यहाँ पर यूएसए ने अभी प्लान करा है फॉर मोर एफडीपीज, बहुत ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का करा है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया जाएगा या बहुत सारी चीजें। प्लस अपना डिफेंस की बात करें तो इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, मतलब बहुत लार्ज नंबर ऑफ मिलिट्री की हमारे बात करते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ मिलिट्री है, तो यूएसए कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बेनिफिट पार्ट रहेगा। दूसरी चीज है कि फ्यूचर में भी सिक्योरिटी पर्पस या किसी भी वजह से जो है यूएसए अपना इंडिया पे शिफ्ट कर सकता है। ओके ओके, सो नाउ आई टॉक अबाउट द इनवायबल इंग्रेडिएंट्स। अगर इनवायबल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं केक बेक करने जा रही हूँ तो मुझे बेकिंग पाउडर चाहिए होगा, मुझे जिसका भी मैं केक बेक कर रही हूँ क्रीम चाहिए होगा, अगर मैं वैनिला फ्लेवर यूज कर रही हूँ या फिर चॉकलेट फ्लेवर तो मुझे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। उसी तरीके से अगर हम लोग को इकोनॉमी ग्रो करनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या एक्चुअल में कोई अगर हम पर इन्वेस्ट करे, अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करे, तो क्या हमारे पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। तो यहाँ पर हम कुछ इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे जो इंडिया के पास है, ताकि फ्यूचर में जो चाइना से उनका मार्केट है वो शिफ्ट होके इंडिया में भी आ सके या अलग अलग कंट्रीज इंडिया में शिफ्ट कर सके।
आई गेस मेरी वॉइस सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? Right. Yes, ma'am. गुड गुड, Yes, फाइन. ma'am. हितेशिका, म्यूट योरसेल्फ. द फर्स्ट इज बिग कंज्यूमर मार्केट. जैसे कि मैंने पुराने वाले में डिस्कस किया था कि हमारा जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो हाईएस्ट पॉपुलेशन में, वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन में आती है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है. तो यहाँ पर हमारे पास कंज्यूमर मार्केट बहुत ज्यादा है. अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सबसे बेसिक चीज की, अगर हम लोग बात करेंगे कि क्या हो सकता है, दैट इज ओके कोलगेट, पेप्सोडेंट या फिर क्लोजअप या फिर जितने अलग अलग तरीके के आते हैं. मतलब जो हमारे पास सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं वो नंबर ऑफ प्राइसेस पे भी डिपेंड करते हैं. मतलब बहुत ज्यादा प्राइस से लेकर बहुत कम प्राइसेस तक अवेलेबल. क्यों अवेलेबल है? क्योंकि हमारे पास कंज्यूमर मार्केट इतना ज्यादा है. क्या कोई भी बिलो पॉवर्टी लाइन का कोई भी इंसान है तो क्या वो 100 रुपीज क्लोजअप पर डे या कुछ भी इस चीज को कंज्यूम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, राइट? तो सब अलग अलग तरीके के कंज्यूमर मार्केट हमारे इंडिया में अवेलेबल है. अलग अलग तरीके के लोग अवेलेबल है, अलग अलग तरीके के इनकम लेवल वाले लोग अवेलेबल है, इसलिए वो लोग प्रोडक्ट्स अपने इनकम लेवल के अकॉर्डिंग चूज करते हैं. सेकेंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटीज. इंडिया में बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, बहुत ज्यादा उनको मतलब इनहांस करने के लिए या फिर उनको ग्रो करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके की स्कीम्स गवर्नमेंट ने निकाली है. बहुत एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के लिए निकाली है, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए निकाली है. तो इंडिया में अभी बहुत ज्यादा हम लोग डेवलपिंग कंट्री में आते हैं. आई गेस वन ऑफ दी बेस्ट डेवलपिंग कंट्री इंडिया है. एंड यहाँ पर कुछ ना कुछ ये सब चीजें चलती रहती है. तो जो बाहर की कंट्रीज है दे कैन सी कि वो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए मतलब इन्वेस्ट कर सकती है इंडिया में. थर्ड इज अपना डिजिटल टैलेंट. नो डाउट आईआईटी, अगर हम लोग बात करें आईआईटी के इंजीनियर्स बात करें, वो लोग बाहर चले जाते हैं अपना ड्रीम परस्यू करने के लिए. वो बाहर की कंपनीज ज्वाइन कर लेते हैं. विंडोज हो गया या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो गया या गूगल, एप्पल, वो सारी चीजें ज्वाइन कर लेते हैं. पर अगर देखें तो वो आईआईटी के अगर इंजीनियर्स हैं या फिर किसी भी बड़ी जगह के इंजीनियर्स हैं या फिर कोई मैनेजर्स है, कुछ भी है, तो यहाँ पर उन लोगों के पास इतना टैलेंट है लेकिन वो लोग ऑटोमेटिकली बाहर चले जाते हैं. अभी लॉकडाउन की वजह से उन लोगों को पता है, वो सबके सब कहीं ना कहीं घर आ गए हैं या फिर इंडिया में आके ऑल ओवर वर्ल्ड भी ये चीज पता है कि यहाँ पर सबका डिजिटल टैलेंट ऑलमोस्ट बहुत अच्छा है. यहाँ पर बहुत अच्छे मास्टरमाइंड्स हैं. तो ये भी एक बहुत अच्छी हमारे पास इंग्रेडिएंट है. तो जो हमारा फोर्थ है वो हमारा है पॉजिटिव सेल्फ इमेज. पॉजिटिव सेल्फ इमेज, एवरीवन नोज दैट मोदी ऑलमोस्ट सब जगह ही गोज एंड ट्रैवल एंड ही विजिट ऑलमोस्ट एवरी प्रेसिडेंट, एवरी प्राइम मिनिस्टर, इधर उधर जाके वो ट्रैवल करते हैं. आए दिन कोई ना कोई ट्रीटीज होती हैं, कोई ना कोई कमेंट्स होते हैं, कोई ना कोई ये कमिटी रिपोर्ट्स पब्लिश होती है, ये सब चीजें होती है. मतलब कि जो इंडिया है पहले की कंपैरिजन में, जो अभी अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी है, कंटिन्यूसली गो एंड ट्रैवल टू ईच ऑफ द कंट्रीज, धीरे धीरे सब चीजें कर रहे हैं ताकि वो एक अच्छी इमेज बना सके या फिर एक अच्छी इंडिया को रिप्रेजेंट वो जाके करते हैं. तो कहीं ना कहीं वो चीज जो है वो एक बहुत पॉजिटिवली लिया जाता है, जिससे ऑटोमेटिकली क्या होगा कि सबका अगर अच्छा पॉजिटिव इमेज रहेगा तो इंडिया में वो लोग इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड देन लास्ट इज स्ट्रॉन्ग मिलिट्री. हमारा जो मिलिट्री पावर है वो बोलते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ मिलिट्री पीपल हमारे पास अवेलेबल है. हमारा जो मिलिट्री है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. यहाँ पर बहुत नंबर ऑफ बीएसएफ बोल सकते हैं, फिर बहुत ज्यादा मिलिट्री में लोग अवेलेबल हैं. तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है. Okay, so the next slide. Okay, the three ingredients of economic recovery. According to me, I guess इन तीनों के अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी या फिर इंग्रेडिएंट नहीं होगा जो इकोनॉमिक रिकवरी में काम आएगा. Okay, so the first is fiscal policy. Anyone can just tell me fiscal policy क्या होती है? बिल्कुल ब्रीफ में कि फिस्कल पॉलिसी वर्ड सुना है तो क्या होता है एग्जैक्टली? एनीवन? हितेशिका, अक्षिता, बाकी कोई विजिबल नहीं है तो आई कैन नॉट जस्ट से द नेम. हेलो, हेलो, No, ma'am, no idea. नो आइडिया. ओके,
And the monetary policy? यस मैम, जो हमारा बैंक जो हमारी मनी के लिए पॉलिसीज बनाता है। Okay, good. ठीक है. Okay, you can unmute. Sorry, you can mute yourself. The first is fiscal policy. जब हम लोग fiscal policy की बात करते हैं, जो fiscal policy होती है वो सब लोगों ने सुनी तो होती है, लेकिन एक्चुअल में उनको इसका मतलब नहीं पता होता या फिर इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं. फर्स्ट एंड एवरीवन नोस अबाउट टैक्सेस. जो फिस्कल पॉलिसी होती है उसकी सबसे बड़ी जो चीज होती है वो टैक्सेशन की होती है. दैट इज फिस्कल पॉलिसी में क्या होगा कि टैक्सेस इम्प्लीमेंट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, ये सब चीजें करते हैं कि पब्लिक से रेवेन्यू आ पाए या पब्लिक पे एक्सपेंडिचर कर पाए. तो वो सारी की सारी चीजें जो होती है वो फिस्कल पॉलिसी कवर करता है. मैं थोड़ा सा डिटेल में अभी वापस से बताऊंगी. फिर दूसरा है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी वो चीज होगी जो आरबीआई होल एंड सोल बैंक रेट्स को लेके, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो को लेके, एसएलआर, ये जितने अलग अलग तरीके के रेट्स हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, वो सारी की सारी अलग अलग पॉलिसीज बनाते हैं. वो बनाते हैं हमारे आरबीआई और उसके थ्रू ये चीज हमारी रिवाइव हो सकती है. अब जो हमारा फर्स्ट है फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी से कैसे रिवाइव हो सकता है? जब हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी इतनी डिक्लाइन चल रही है तो इकोनॉमिस्ट यही बोलते हैं कि इस टाइम पे जो गवर्नमेंट है उनको ये चीज नहीं देखनी चाहिए कि उनका अभी कितना ज्यादा पैसा बचा है या फिर कितना ज्यादा पैसा उनको खर्च करना चाहिए. उनको अनलिमिटेड लिक्विडेट करना चाहिए मनी को. लिक्विडेट करना चाहिए मतलब मार्केट में मनी लेके आना चाहिए. मार्केट में मनी नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोग डिमांड भी नहीं करेंगे. डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई भी नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो वो वैसे ही डिक्लाइन हो जाएगा. तो फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, गवर्नमेंट अलग अलग तरीके के प्लान्स बनाती है, वो अलग अलग तरीके की कोशिश करती है. वो अभी आने वाले टाइम पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेगी कि ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हो. इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा मतलब लेबर हमें ज्यादा चाहिए होगी, उनकी डिमांड बढ़ेगी. लेबर की डिमांड बढ़ेगी मतलब लेबर को हम पैसा सप्लाई करेंगे, उनके पास पैसा आएगा. पैसा जब जिसके पास आएगा तो वो ऑटोमेटिकली चीजों का डिमांड करने लग जाएगा. तो ये एक बहुत छोटी सी चीज है. दूसरी चीज हम बोल सकते हैं टैक्सेशन. टैक्सेशन में अगर वो थोड़ा भी रिबेट दें या फिर टैक्सेशन अमाउंट परसेंटेज थोड़ा सा कम कर दें. फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं 50,000 रुपीज अर्न कर रही हूँ और मैं अपने 20,000 रुपीज पर मंथ, सिर्फ एग्जाम्पल है, ओके, 20,000 में अपना टैक्स में पे कर रही हूँ तो मेरे पास सिर्फ 30,000 बच रहा है. तो मैं सिर्फ 30,000 की ही परचेसिंग पावर रखती हूँ कि मैं 30,000 तक ही कुछ भी स्पेंड कर सकती हूँ, राइट. लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसा करे कि अब बोल दे कि इस बार से सिर्फ 10,000 ही टैक्स पे करना है और आप लोगों को 10,000 का रिबेट मिलेगा, मतलब आप लोगों को छूट मिलेगी, तो आपके पास कितना पैसा बचेगा, 40,000 बचेगा. मतलब अब आप पहले 30,000 तक स्पेंड कर सकते थे लेकिन आपका अब 10,000 इंक्रीज हो गया. अब आप ज्यादा डिमांड कर सकते हो. अब शायद मैं 6,000 की ईएमआई से एक लैपटॉप परचेज कर सकती हूँ या फिर मैं 5,002 की ईएमआई से एक लैपटॉप और फोन परचेज कर सकती हूँ, राइट. तो ये एक तरीके की फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पैसा रहेगा तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे. ओके, ये तो हमारा फिस्कल पॉलिसी है. देन इट इज मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी में जब हम बात करते हैं वो बात करेंगे हम रेट्स और इन सब चीजों की. अभी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने एक पैकेज निकाला था 20 लाख करोड़ का. तो उसमें बहुत अलग अलग तरीके के लोन्स वगैरह हैं, उसमें स्कीम्स आई हैं, बहुत अलग अलग चीजें हैं कि लोगों को ये सब चीजें प्रोवाइड होंगी. या फिर अभी देखिए आरबीआई ने अपने कुछ सेंट से अपनी बैंक इंटरेस्ट रेट थोड़ी सी कम कर दी है. इससे क्या होगा, अगर आज मैं लोन लेने जाती हूँ और मुझे पहले वो 10% का मिल रहा था लेकिन अब क्या है, मुझे वो इजीली मिल जा रहा है 9% पे. तो अगर कम इंटरेस्ट में मिल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश करेंगे कि ठीक है हम भी लोन ले लेते हैं. जब लोन ले रहे हैं, लोन लेना मतलब क्या हो रहा है कि लोगों के पास पैसा आ रहा है, लिक्विडेट हो रहा है मनी. इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो होती है पैसा हाथ में होना चाहिए. अगर पैसा हाथ में नहीं होगा तो कोई भी डिमांड नहीं करेगा, कोई भी डिमांड नहीं करेगा मतलब सप्लाई नहीं होती है, राइट. एंड द थर्ड एंड द लास्ट इज टाइम. अगर अब मैं बात करूं, आज मुझे लोन मिल गया, आज मैं सब चीजें परचेज कर दूं तो क्या इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी? नहीं होगी, राइट. तो धीरे धीरे चीजें होती हैं. टाइम मीन्स हैव पेशेंस. थोड़ा सा टाइम रखो, शायद लोगों का 2 महीने में भी सही हो सकता है. बिजनेस टू बिजनेस डिफर करेगा ये चीज.
सेक्टर टू सेक्टर डिफर करेगा, 2 महीने में भी हो सकता है, 3 महीने में भी हो सकता है, 6 मंथ्स में भी हो सकता है, 12 मंथ्स में भी, लेकिन इवेंचुअली एट द लास्ट ये चीज जरूर सक्सेसफुल होगी जब प्रॉपर फिस्कल पॉलिसी एंड द मॉनेटरी पॉलिसी विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट. ओके, एंड थैंक यू सो मच. एंड आई गेस लोग बच्चों को डाउट्स होंगे या किसी को भी डाउट्स होंगे, वो चीज हम लोग लास्ट में लेते हैं. Yeah. Okay, so now I would like to invite Dr. Manish Rathi sir for the presentation and continuation of the webinar. सर मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपको. राठी सर. यस मैम. हाँ ठीक है, आपको अवेलेबल, आपको आ रहा है ऑप्शन ऑफ? यस मैम. ओके सर. जस्ट वेट मैम. श्योर सर. Yes, we do. Good morning, everybody. Good morning. राठी जी गुड मॉर्निंग. अब राठी जी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे डिस्कस कर रहे हैं, एंड जब हम बात करते हैं पुटिंग ऑल टुगेदर, दे आर द 3 पार्ट्स एंड पार्सल. यदि हम एक ट्रायंगल की बात करें, बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम की बात करें, तो इकोनॉमी, फाइनेंस और सोसाइटी इंटरमिक्स्ड हैं, येट इंडिपेंडेंट हैं, बट इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के. क्योंकि जेब में यदि पैसा नहीं होगा और मार्केट में यदि पैसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आदमी की पर्सनल लाइफ इफेक्ट होती है. आई थिंक वी ऑल नो दैट. तो राठी जी फाइनेंशियल एस्पेक्ट इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं. बहुत ही बढ़िया राठी जी, स्टार्ट करिए आपका सेशन. Good morning, everybody. Good Now morning. we are going. Sir. Am I audible? Good morning, sir. Morning. Yes, Good sir. morning. Now we are going to discuss about the financial impact of COVID on society. As you all know, the COVID-19 pandemic is the defining global health crisis of our time and the greatest global humanitarian challenge the world has faced since World War II. I think last 100 years में शायद ही ऐसा कोई मीन्स पैंडेमिक आया हो या ऐसा कोई क्राइसिस आया हो जिसमें पूरा वर्ल्ड ओवर उसका इम्पैक्ट आया हो. But then this COVID-19 has impacted the whole world. The virus has spread widely and the number of cases is rising daily as government works to slow its spread. ये जो वायरस है ये बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है and then government is doing a lot of work to slow down its spread. India has moved quickly. हमने सबसे पहले इसका लॉकडाउन किया था. हमने एक प्रोएक्टिव मेजर लेते हुए पूरे नेशन वाइड लॉकडाउन किया जब इस वर्ल्ड में किसी भी कंट्री ने इस तरीके का कोई मेजर नहीं लिया था, बिकॉज दे वर फियरिंग कि उनकी इकोनॉमी जो है उसके कारण बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो जाएगी. With the goal of flattening the curve and using the time to plan the resource adequately. The problem what with India was that कि चूंकि इस तरीके का क्राइसिस हमने लास्ट 100 इयर्स में देखा नहीं, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो हमको अपने हेल्थ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमको रिसोर्सेज को इकट्ठा करने के लिए हमको लॉकडाउन जरूरी था. तो उस ड्यूरेशन में जब लॉकडाउन हुआ तो गवर्नमेंट हैज रिस्पोंडेड एंड देन दे हैव implemented all those things. Means उन्होंने resources collect किए, उन्होंने हॉस्पिटल्स का हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जिससे कि अगर केसेस इंक्रीज होते हैं तो हम उसको ज्यादा अच्छे से टैकल कर सकें. The country is trying to conduct the outbreak and for this schools and universities, malls, cinemas, markets and all type of transportation system has been shut down. जो आपने देखा था लास्ट
मीन्स 3 या 4 जो हमारे लॉकडाउन हुए उसमें 60 days तक we have closed down each and everything, whether it's a school or whether it's universities, whether it's malls, cinema, markets, industries, all commercial places, all type of transportation system, सब हमको shut down करना पड़ा. Along with an unprecedented human toll, COVID-19 has triggered a deep economic crisis. ये हमारा health crisis तो है ही है, but इसके चूंकि हमको लॉकडाउन करना पड़ा, सारे तरीके के businesses को हमको stop करना पड़ा, तो now we are going into a deep economic crisis. Last 2 years से अगर हम देखें तो हमारा GDP वैसे भी नीचे जा रहा था, और इस COVID-19 की प्रॉब्लम के कारण हमारा जो GDP ग्रोथ रेट है वो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टेड हो गया है. The global economic impact could be broader than any that we have seen since the Great Depression. It is a health emergency as well as financial crisis. So we have to fight on two fronts. एक तो हमको health emergency means हमको health पे sector के through हमको इससे fight करना पड़ रहा है, and then we are heading towards a financial crisis also, जो अभी हम आगे देखेंगे. And no one knows how grave this will be and how long this will last. As we all know, अभी कोई वैक्सीन है नहीं, अभी इसका कोई मेडिसिन है नहीं, तो we don't know कि ये कितना लंबा चलेगा और how the situation is going to be there after a period. In order to understand the financial impact, first we have to understand the Indian economy classification, जो प्रीति मैम ने काफी कुछ आपको डिस्कस कर लिया है. Basically, Indian economy, if we see, we can broadly divide it into 3 parts. 3 categories: agriculture and allied sector, industry sector, services sector. If we are talking about the agriculture sector, this is also known as the primary sector, and currently it contributes only 17% of Indian GDP, whereas it is providing jobs to around 47% population of India. Means 47% population is engaged in agriculture and allied activities, मगर इसका GDP में contribution केवल कितना है? 17%. So it provides a large scale employment to the people of India. Second one is the industry sector. This is also known as secondary sector. It is contributing almost around 29% of Indian GDP, and it provides 22% jobs to the population of India. And the third sector is the services sector, which is the largest sector. Currently, it is employing around 31% population of India, and 54% of Indian GDP is coming from the services sector. So by far, services are very important. It is contributing a huge amount into the Indian GDP, and its share is also increasing, means GDP wise, amount wise, as well as providing employment opportunities. Now, before this COVID-19, economy was going through a difficult place because of certain reasons. पहला है इसमें slow growth. Last 2 years से 2.5 years से हमारा GDP rate जो है वो बहुत नीचे जा रहा था, because गवर्नमेंट देखें तो नीचे जा रहा है, और इस COVID-19 के कारण it has gone down substantially. Am I audible? Am I audible? Yes. Yes, Audio sir, is yes, coming? Yes. Sir. Yes, sir. हाँ ना, ठीक है, ऑडिबल है, कोई Okay. दिक्कत नहीं है. So slow growth means the GDP is going down, और इस COVID-19 के कारण अभी लग रहा है कि हमारा GDP जो है, as per the NSO estimates, it's going to be around 5%. At one time we were growing more than 8%, 8.5%. बट कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 5% प्लस में नहीं, ये -4 to 5% हो सकता है, विच इज गोइंग टू बी सब्सटेंशियल एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी शॉकिंग कि अगर हमारा जीडीपी 5% माइनस में अगर चला जाता है तो it's going to have a substantial impact on the economy as well as on the income of the people. Second point in this is the blighted job market. अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारे यहाँ अभी बहुत हाई चल रहा है, न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है,
और इस कोविड-19 के कारण चूंकि बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज को बंद करना पड़ा, देयर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ लेऑफ्स इन मेनी लार्ज स्केल कंपनीज एज वेल एज स्मॉल कंपनीज। क्राइसिस अमाउंट सिंस 2006 जब हमने डीमोनेटाइजेशन किया था, डीमोनेटाइजेशन का हमारे यहाँ बहुत सीवियर इम्पैक्ट पड़ा था। स्पेशली जो एमएसएमई सेक्टर है वो काफी ज्यादा उससे इम्पैक्टेड हुए थे। उसके बाद हमने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया, बट जीएसटी में इतने सारे प्रोविजंस थे, इतनी सारे उसमें टेक्निकल चीजें थी कि पीपल वर अनएबल टू अंडरस्टैंड एट वन प्लेस, और उसमें ग्लिचेस के कारण हमारे यहाँ डिमांड सप्लाई जो है वो बड़ा मिसमैच हो गया था, और उससे क्रेडिट क्राइसिस भी हमारे यहाँ क्रिएट होना चालू हो गया था। बिकॉज ऑफ दैट द एनपीएस ऑफ द बैंक्स हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई थी, राइट। एंड द लास्ट वन इज इन दिस द वीक डिमांड। वीक डिमांड बेसिकली मीन्स कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है नहीं, जॉब मार्केट में उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है नहीं, वेजेस, सैलरीज जो लोगों की है वो नीचे जा रही है। इन सब से क्या हुआ कि कंज्यूमर डिमांड जो है, जो सेंटिमेंट्स है, वो बहुत इम्पैक्ट हुआ, और उसको इम्पैक्ट होने के कारण जो है हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो नीचे जाने लगी, और उसके कारण कंपनीज हैव टू रिड्यूस देयर सप्लाई ऑल्सो। नाउ द वायरल इम्पैक्ट, ये जो हमारे यहाँ कोविड-19 है उसका जो इम्पैक्ट पड़ा है इकोनॉमी में, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिवास्टेटिंग। इन दिस द फर्स्ट पॉइंट इज डेली ग्राइंड। About 75% of workers are either self-employed or casual workers who are not covered under any provision or get any paid leave. Almost हमारा यहाँ जो working population है उसका 75% जो है तो self-employed है या वो casual workers हैं। Self-employed या casual workers means सेल्फ एम्प्लॉयड है या काइंडली म्यूट। सेल्फ एम्प्लॉयड और कैजुअल वर्कर्स है हु आर नॉट कवर्ड अंडर एनी प्रोविजन और गेट एनी पेड लीव। मतलब चूंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या कैजुअल वर्कर्स हैं तो वो किसी प्रोविजन में नहीं आता है और उनको किसी का पेड लीव नहीं मिलता है। अब द प्रॉब्लम इज दैट कि लास्ट 2 मंथ्स में जब लॉकडाउन हुआ, सारे बिजनेसेस चूंकि बंद थे, तो अब ऐसे सारे के सारे वर्कर्स के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि मींस उनको ना वेजेस मिल रहे हैं ना उनको सैलरीज मिल रही है, तो उनके लाइफ का जो मींस अर्निंग कैपेसिटी है वो सब्सटेंशियली बहुत नीचे चला गया। With the economy grinding to a halt, a very large segment of the workforce will be economically crushed and extremely vulnerable. अब चूंकि ये सेल्फ एम्प्लॉयड और कैजुअल वर्कर्स हैं, कोई प्रोविजन नहीं है इनके पास में अर्निंग का, डेली वर्कर्स हैं, तो they are going to be impacted on a daily basis। जैसे आपने देखा होगा ये जो हॉकर्स हो गए या जो सपोज ये जो रिक्शा चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, they are basically earning on daily basis, और इन डेली बेसिस में चूंकि इकोनॉमी बंद हो गई तो then it has impacted their earning capacity badly. Next one is the layoff season. As the Indian economy falters due to ongoing coronavirus outbreak, millions of jobs across sectors are online. Estimate released by the National March 31 suggests that above 130 agricultural jobs are at immediate risk. There are going to be a huge amount of layoffs, huge number of people are going to be laid off by the companies, और agriculture sector में estimate है NSS का कि 136 million people might lose their jobs. Workers without former employment contracts, casual laborers, those who work in small companies and self-employed are the most vulnerable. राइट, बेसिकली जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फॉर्मल मीन्स जो कंपनी के पे रोल पे हैं वो तो फॉर्मल एम्प्लॉयज हो गए, बट जो कंपनी के पे रोल पे नहीं है, टेम्परेरी हैं या से फॉर एग्जांपल डेली बेसिस पे वो वर्क करते हैं, कैजुअल लेबर्स हो गए, स्मॉल कंपनीज में जो वर्कर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इन्हीं लोगों पे पड़ेगा। So far, India's estimated 120 million migrant laborers who work for daily wages have borne the brunt of the crisis. हमारे
हमारे यहाँ इंडिया में ज्यादा हाफ मंथ में बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन वो सारे के सारे जहाँ काम कर रहे थे वो सब वहाँ फंस गए एंड दे वांट टू गो बैक टू देयर होम टाउन, और वो जा नहीं पा रहे थे बिकॉज किसी तरीके का कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चालू नहीं था. And these type of workers basically work on daily basis and then they are impacted badly because उनका अर्निंग सोर्स खत्म हो गया. अर्निंग सोर्स नहीं है तो वो अपनी लाइफ को मीन्स जो भी उनकी बेसिक नेसेसिटीज है उसको फुलफिल करने में भी वो सक्षम नहीं हो पाए. एंड फॉर दैट चूंकि उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी तो दे वांट टू गो बैक टू देयर होम टाउन. और उसी के कारण हमने देखा था कि इतना ज्यादा मैस भी हो गया था. गवर्नमेंट को भी बहुत सारे मेजर्स लेने पड़े थे. Unable to afford rent or food in cities and in public transport shut down, thousands of them have trekked the hundreds of miles to their homes to the hinterland. आपने देखा था बहुत सारे मीन्स होम टाउन की तरफ निकल गए थे which is hundreds and thousands of kilometers away. एंड देन बिकॉज वो ना तो रेंट अफोर्ड कर पा रहे थे ना वो फूड अफोर्ड कर पा रहे थे और वो अपनी बेसिक नेसेसिटी को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी सारी जो थी वो सब खत्म हो गई थी. एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट चूंकि चल नहीं रहा था तो दे हैव टू ट्रैक hundreds and thousands of miles to went to their hometown. Right? Here are certain lists which companies means they have laid off the large number of employees. WeWork, Swiggy, Zomato, Uber, Oya Hotels, Boeing, Reliance, they have laid off thousands of workers from their jobs, and they have also reduced the salaries of their existing staff from ranging from 10 to 15% because of this COVID-19 crisis. MSME route. Most MSMEs are small and with little cushion, already hurting with demonetization and GST. Only a fraction will survive. MSME basically means micro, small and medium enterprises. अब चूंकि ये इतने ज्यादा फाइनेंशियली साउंड नहीं होते हैं MSMEs और इनको डिमोनेटाइजेशन और GST के कारण पहले ही बहुत सारी क्रेडिट क्राइसिस फेस करनी पड़ रही थी. अब चूंकि ये कोविड-19 के कारण डिमांड हैज गॉन डाउन सब्सटेंशियली तो इन पे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस का इम्पैक्ट पड़ रहा है. और हमने देखा कई सारी कंपनीज जो हैं वो या तो बंद हो गई हैं या बंद होने की कगार पे हैं. Another financial crisis factor is the nature of India's corporate landscape. At 75 million MSMEs are the engines of growth and employment, contributing almost 1200 billion to India's GDP and creating 180 million jobs. ये जितनी MSMEs हैं, they are providing scale employment. बहुत substantial part ये GDP में contribute करते हैं. 180 million jobs already means इनमें create होती हैं. अगर ये problem में आए और इनको credit crisis हुआ और अगर ये बंद हुए तो it's going to be a great financial crisis which is we have to face in the future. But the world stands shaky on shaky foundation. Just 7 million are registered. ये जो 75 million MSMEs है इनमें 7 million है. इनसे जो इसमें MSMEs हैं वो small companies है, small sector की companies हैं, employing less than 10 workers, with the biggest chunk having 1 to 3 workers. A majority has no access to formal finance. Another problem with this MSME sector is that कि इनको formal finance की कोई facility available नहीं है. Formal finance basically क्या होता है? They went to the bank and bank is ready to give them the loan. But चूंकि बैंक में NPA level बहुत high है, तो बैंक भी आजकल इनको easily loan provide नहीं करवाते हैं. वो पहले इनसे security demand करते हैं, उसके basis पे ही they try to provide the finance. Suboptimal and cash driven, a majority of Indian MSMEs are what this year's economic survey calls dwarf, weak enterprise that will never grow. Since demonetization, these fragile MSMEs have been hit by one shock after another, including GST rollout and NBFC credit crisis. Demonetization के बाद से ही ये जितनी MSMEs हैं बहुत बड़ी
फाइनेंशियल क्राइसिस इनको फेस करनी पड़ रही है बिकॉज फंड्स आर नॉट इजीली अवेलेबल। फंड्स अगर इनको अवेलेबल भी होते हैं तो बहुत हाई इंटरेस्ट पे इनको लोन लेने पड़ते हैं, फंड्स इनको रेज करने पड़ते हैं विच इज नॉट प्रॉफिटेबल फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और जीएसटी रोल आउट के कारण भी इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। और एनबीएफसी क्राइसिस मींस एक आईएलएनएफएस करके कंपनी है जो कि बैंकरप्ट हो गई थी और उसके कारण बिकॉज ऑफ दिस कई सारी एमएसएमईज जो है वो बैंकरप्ट हो गई थी, उसके कारण आईएलएनएफएस का बहुत बड़ा अमाउंट फंस गया था। तो बैंक्स ने भी एनबीएफसीज को पेमेंट मींस लोन्स देना कम कर दिया और उसके कारण इन टर्न ये जो जितनी एमएसएमईज हैं इनको भी लोन की अवेलेबिलिटी क्या हो गई, बहुत कम। तो अब इनको वर्किंग कैपिटल के लिए फाइनेंस नहीं मिलता है, तो दे आर फेसिंग एन ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस। Another important factor with MSME worker is that white collared office workers can work from home। जैसे हम लोग कर रहे हैं, हम अभी ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, ऑफिस वर्कर्स जो हैं वो ऑनलाइन अपना जाकर के वर्क कर सकते हैं थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट। बट ये जो MSMEs में फैक्ट्री वर्कर्स हैं, इट्स इम्पॉसिबल फॉर देम टू वर्क फ्रॉम होम। अब चूंकि वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते हैं, majority of the companies are saying that no work no pay means वो उनको सैलरी या वेजेस का पेमेंट नहीं करेंगे। Another point in this is the credit crisis। Credit crisis basically means कि ये जितने बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, इनका एनपीए लेवल लास्ट 3 to 4 years से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। आपने कई सारे न्यूज देखा होगा, वो विजय माल्या या सपोज मेहुल चोकसी ऑफ गीतांजलि जेम्स, इन्होंने ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन्स लिए and they ran away from the country। ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनके बहुत मींस बैंक्स का बहुत सारा पैसा जो है वो एज एन एनपीए में चला हो गया है और उसके कारण बैंक्स में भी क्या हो रही है, बहुत ज्यादा इस एनपीएस को लेकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। Delinquency and NPA could rise as individuals and enterprises struggle to make payments। अब चूंकि last 2 months 3 months से there is a lockdown, business activities has gone down substantially। तो जो इंडिविजुअल्स हैं, जो एंटरप्राइजेस हैं, चूंकि उनका काम नहीं चल रहा है, इंडिविजुअल्स को सैलरीज और वेजेस नहीं मिल रहे हैं, तो जिन्होंने भी लोन ले रखा है हो सकता है कि अब उनको रीपेमेंट करने में प्रॉब्लम हो। इसी के कारण गवर्नमेंट ने 6 months का मोरेटोरियम जो है लोन ईएमआईज पे दे हैव अलाउड मींस उन्होंने अलाउ किया है कि अगर 1 March 2020 तक जिसका भी कोई लोन है, अगर वो 6 महीने अपनी इंस्टॉलमेंट को पे नहीं करना चाहे तो वो मोरेटोरियम बैंक से ले सकता है, 6 महीने बाद अपनी लोन की ईएमआई पे कर सकता है। बट the thing is that if people are not earning, their jobs have been lost, enterprises हैं, उनके businesses की डिमांड बहुत कम हो गई है, प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत कम हो गई है, तो in that case profitability होगी नहीं, और profitability नहीं होगी तो they will in future also they are going to be unable to meet out their obligations of loans। इसके कारण हो सकता है बैंक्स का एनपीएस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। From the last 3-4 years, banks are struggling on increasing NPA level, and the situation is going to be now worst। Last 3-4 years से banks वैसे ही बहुत NPAs के कारण बहुत struggle कर रहे थे। Government has to put thousands and thousands of crore rupees into the banks because of this NPA। और अब लग रहा है कि इस COVID-19 के कारण हो सकता है NPA level फिर से एक बार increase होना चालू हो जाए। According to the recent report by international management consultancy firm Arthur J. Little, up to 135 million jobs could be lost and 120 people might be pushed in poverty in India। मतलब 135 million jobs basically means almost around 13 to 14 crore people might lose their jobs, और 120 million people जो हैं हो सकता है वो below poverty line में चले जाए। If that happens, it could have a huge impact on the consumers' income, spending or savings। अगर ऐसा हुआ, अगर jobs इतनी ज़्यादा जो है वो means लोगों की चली गई, तो हो सकता है there is going to be a huge impact on the consumers' income, because अगर job नहीं होगी तो उनकी income substantially down हो जाएगी। If income is going to be reduced, उनका जो डिमांड है, उनका जो परचेजिंग पावर है, वो जो पैसा स्पेंड करते हैं, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी सब्सटेंशियली डाउन, और उनकी सेविंग्स भी कम हो जाएगी। सेविंग्स कम हो जाएगी तो जो सेविंग्स होती है वही हम आगे चैनलाइज करते हैं इन द इन्वेस्टमेंट्स, कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, दूसरे असेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगर सेविंग्स कम हुई तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा,
इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो अगेन वो जो न्यू बिजनेसेस चालू हो रहे हैं, जॉब्स क्रिएट हो रही है, वो सब कम हो जाएगी, मींस इट्स गोइंग टू बी एन विशियस सर्कल. India's working class is likely to bear the brunt of the coronavirus impact in the form of job losses, rising poverty levels, and reduced per capita income. This year, it is estimated that the income of the people, per capita income of the people is going to be down severely. बहुत हो सकता है इस पे बहुत इम्पैक्ट आए. पॉवर्टी लेवल अगेन हमारे यहाँ पे इंक्रीज होना चालू हो जाए जो रिड्यूस हो रहा था, और जॉब लॉसेस भी बहुत ज्यादा होंगे. दिस इन टर्न विल bring about a steep decline in the GDP. और अगर ऐसा होता है तो then GDP level भी हमारा बहुत ज्यादा कम हो जाएगा. Now government has taken certain revival strategies to meet out this financial, social, economic crisis. जो गवर्नमेंट ने अभी तक इनिशिएटिव्स लिए हैं उसमें कुछ पॉइंट्स यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं. पहला है फूड रिलेटेड. फूड रिलेटेड बेसिकली मीन्स कि गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड अ पर्टिकुलर फूड स्कीम. उस फूड स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. इसके अंतर्गत वो क्या करते हैं, दे आर गिविंग सर्टेन क्वांटिटी ऑफ व्हीट एंड राइस. आई थिंक इट्स अराउंड 10 kilograms of wheat and rice, 1 kilogram of dal through PDS system. Anyone knows about what is PDS system? You know what is PDS system? Anybody knows what is PDS system? Only if I can answer you, if I'm allowed to answer. Yes, what is PDS system? So it can be called as public distribution system. Yeah, and in what public distribution system government is doing? So it's basically the government sponsored chain system, and they provide different facilities like cereals and various in cheap prices. We can also say that ration card बनता है and उसके through उन लोगों को provide होता है. Yeah, it's right. Then राठी PDS जी is राठी जी basically राठी जी yeah, राठी जी तो yes, हमारे स्टूडेंट्स हैं या खाली फोटो लगा के गायब हैं? एक सेकंड से चेक करता हूँ. सब क्या है कि स्टूडेंट कोई जवाब ही नहीं दे रहा कि भाई पीडीएस सिस्टम है कि है या नहीं है. एक बार अटेंडेंस ही मार लो. अक्षिता काबरा है या नहीं है? सोनल जैन, निधि जैन सब प्रेजेंट. प्रेजेंट है. सोनल Yes, भी sir. प्रेजेंट Yes, है. sir. Yes, sir. अरे तो अब हाँ, मैंने कहा कुछ यामिनी. एक को मुझे डॉक्टर वैशाली घई भी दिख रही हैं. स्वाति, मुस्कान, Yes, तोशी, sir. हितेशिका. चलो गुड. अब थोड़ा सा पार्टिसिपेटिव रखिए. नहीं भी आ रहा तो एटलीस्ट ये तो बोल दो कि सर नहीं पता. सर समझा दीजिए. थोड़ा उनको भी लगेगा कि हाँ कोई यहाँ पे मौजूद भी है ना. जस्ट बी विद अस. चलिए कंटिन्यू करिए राठी जी. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे राठी जी बहुत सिंपल सी बात कह रहे हैं. बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया राशन का. और मेरे को नहीं पता आप लोगों ने पूछा या नहीं पूछा, बट राठी जी मैं आपको यदि पर्सनली बताऊं, मैंने अपने कॉलेज में पियोन से पूछा, इन लोगों को गांव में गेहूं मिला, दालें मिली और कई बार मिला. 500 और 1000 रुपए इनके खातों में भी आए हैं. मैंने कई परिचितों से पूछा, मेरे यहाँ जैसे मेड आती है, मैंने इवन उससे भी पूछा, तो इवन शी शेयर कि उसको गांव में 10 किलो गेहूं और अभी वापस गई थी बीच में तो 50 किलो गेहूं उसको पूरे परिवार के लिए मिल रहा है. तो गवर्नमेंट की जो योजना है बहुत अच्छी आ रही है और वाकई इन लोगों तक गेहूं, चावल या जो भी, जैसे नॉर्थ में हम बात करें तो गेहूं है, साउथ में हम जाएंगे तो चावल हो गया, दालें, मसाले, जो भी एक स्पेसिफिक चीज बना रखी है गवर्नमेंट ने, चीनी वगैरह, इनको मिल रही है सब चीजें. Yes, sir. कंटिन्यू करिए. Right. So गवर्नमेंट ने पीडीएस सिस्टम बेसिकली मींस कि ये जो राशन शॉप्स होती है, तो जिनकी भी इनकम लेवल कम है या जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको गवर्नमेंट जो है वो एक सब्सिडाइज रेट पे फूड अवेलेबल करवाती है. से फॉर एग्जांपल व्हीट हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया, राइट, जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज के लिए उनको रिक्वायर्ड है. राइट, तो उसके लिए गवर्नमेंट वाज चार्जिंग एन वेरी नॉमिनल अमाउंट, मगर उन्होंने चूंकि ये कोविड-19 का क्राइसिस आ गया तो उन्होंने वो सब फ्री कर दिया एंड दे हैव ऑलमोस्ट डबल द क्वांटिटी आल्सो. ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट इन दिस इज द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर रिलेटेड। जैसा कि अभी प्रिंसिपल सर कह रहे थे, डीबीटी बेसिकली मींस कि गवर्नमेंट ने, जब ये मोदी गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने एक जन धन योजना चालू करी थी। जन धन योजना बेसिकली मींस कि इन्होंने ये किया था कि हर परिवार में से कम एक आदमी का बैंक अकाउंट हो, राइट। और वो बैंक अकाउंट इन्होंने ऑलमोस्ट हर फैमिली का इन्होंने ओपन किया, और उस बैंक अकाउंट के थ्रू अब ये डीबीटी ट्रांसफर करते हैं, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम में इन्होंने क्या किया, पहला जो स्टेप अभी गवर्नमेंट ने लिया कि 6,000 रुपए हर साल ये हर फार्मर की फैमिली को ट्रांसफर करेंगे। ये जो ट्रांसफर होगा 6,000 रुपीज ए ईयर, वो ये 3 इंस्टॉलमेंट्स में ट्रांसफर करते हैं। 2,000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट होती है एवरी 4 मंथ्स। तो जो भी गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है वो स्टेट से ये लिस्ट लेते हैं, और जो भी स्टेट इनको लिस्ट प्रोवाइड करवाता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हर 4 मंथ्स में, हर 4 महीनों में 2,000 रुपीज उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर करवाती है। ऐसे ही गवर्नमेंट की एक स्कीम चलती है एमजी नरेगा, जो 3rd ईयर के जो स्टूडेंट्स है वो जानते होंगे, क्योंकि हमारे रूरल डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट है, उसमें हमने पढ़ा है। एमजी नरेगा का मिनिमम एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्लान है, गवर्नमेंट का चलता है। उसमें गवर्नमेंट ने वेजेस जो हैं वो इंक्रीज किए फ्रॉम 182 टू 202, वो बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 क्राइसिस। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने एक जनधन योजना के अंतर्गत हर महीने 500 रुपए हर अकाउंट में डालने का भी इन्होंने डिसीजन लिया। Every month they are going to transfer 500 rupees to each and every account which is being opened under the Jan Dhan Yojana। जो मैंने आपको बताया, इन्होंने आए थे तो इन्होंने वो जन धन योजना चालू करी थी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अभी कुछ टाइम पहले, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 2-3 years बैक, एक स्कीम चालू करी थी, उज्ज्वला स्कीम। एनी वन ऑफ द स्टूडेंट नोज व्हाट अबाउट द उज्ज्वला स्कीम इज? Anybody knows? Sonal, Swati? सर जो हेलो सर, Yeah. गवर्नमेंट लोगों को गैस प्रोवाइड कराती है। हाँ ठीक है, इट्स करेक्ट। उज्ज्वला स्कीम गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम थी। चूंकि हमारे यहाँ विलेजेस में जो कुकिंग के लिए वो जो लोग फैमिलीज यूज करते थे जनरली, वो या तो लकड़ी या फिर वो कोल, राइट। उससे पॉल्यूशन बहुत होता था, बहुत सारे तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम चालू करी थी, उज्ज्वला स्कीम, जिसमें इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट, right, gas connection they have distributed to all the people living in the rural area or urban area which are means below poverty line, और एक substantial amount से कम अगर उनकी इनकम है तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वो गैस कनेक्शन दिया था। अभी कोविड-19 के अंतर्गत उन्होंने 3 months तक, right, they have supplied the cylinders to those houses and they have charged not a single rupee, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने वो एलपीजी सिलेंडर उनको प्रोवाइड करवाया। इसी तरीके से हेल्थ केयर रिलेटेड इन्होंने कुछ मेजर्स लिए। ये जितने भी मेडिकल मींस हेल्थ वर्कर्स हैं जो बेसिकली डायरेक्ट कांटेक्ट में है विद द पेशेंट्स ऑफ कोरोना, उनका इन्होंने 50 लाख रुपए का 50 लाख रुपीस इन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस कराया है ईच एंड एवरी हेल्थ वर्कर हु इज बेसिकली इन डायरेक्ट कांटेक्ट और वन वे और द अदर दे आर बेसिकली इन द हेल्थ केयर सिस्टम। सेम वे सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड इन्होंने कुछ मेजर्स लिए। यू नो व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी? एनीबॉडी नोज अबाउट द सोशल सिक्योरिटी? कुछ आइडिया है सोशल सिक्योरिटी क्या होता है? निधि जैन, मुस्कान, हितेशिका? No sir, no idea. No idea about social security? No sir. सोशल सिक्योरिटी बेसिकली होता है कि जितने भी हम लोग मीन्स ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या सपोज कैजुअल वर्कर्स हैं, इनके पास जब तक जॉब होता है तब तक इनकी अर्निंग होती रहती है, मगर अगर इनके पास जॉब नहीं है तो इनका अर्निंग का सोर्स पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। जितने भी हमारे सैलरीड क्लास वर्कर्स मीन्स एम्प्लॉयज हैं,
उनके पास सोशल सिक्योरिटी का मीन्स होता है कि मीन्स दे हैव टू कंपल्सरीली कंट्रीब्यूट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ देयर सैलरी बाय इन पीपीएफ और पीएफ और पेंशन स्कीम्स, उसमें इनका जो है सैलरी का एक पार्ट जो है वो डिपॉजिट होता रहता है। तो गवर्नमेंट ने सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड भी बहुत सारे मेजर्स लिए। पहला, ईपीएफओ से पैसे विड्रॉ करने का इन्होंने एक ऑप्शन दिया, अदरवाइज इनमें से अमाउंट जो है वो रिटायरमेंट के बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। बट गवर्नमेंट हैज अलाउड, क्योंकि लोगों की इनकम बहुत कम हो गई, तो इन दैट केस दे हैव अलाउड द एम्प्लॉइज टू विड्रॉ सच एन अमाउंट फ्रॉम द ईपीएफओ। और ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स जिसमें 100 से कम एम्प्लॉइज हैं और 90% एम्प्लॉइज की सैलरी 15,000 से कम है, उन सबका जो भी पीएफ का जितना अमाउंट होता है, राइट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नाउ गवर्नमेंट इज गोइंग टू पे दैट पर्टिकुलर अमाउंट। मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को वो अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। सेम वे, नेक्स्ट पॉइंट इन दिस इज द लिक्विडिटी मेजर्स फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई ने भी बहुत सारे लिक्विडिटी मेजर्स लिए ये फाइनेंशियल इम्पैक्ट को कम करने के लिए। उन्होंने अपना रेपो रेट और सीआरआर रेट 75 बेसिस पॉइंट से लेके 100 बेसिस पॉइंट्स तक, मतलब 0.75% से लेके 1% तक इन्होंने कम किया, जिससे कि जिन भी कंपनीज ने लोन ले रखा है, जिन इंडिविजुअल्स ने लोन ले रखा है, उनकी लोन की ईएमआईज वगैरह कम हो जाए और उन पे उतना ज्यादा बर्डन ना पड़े। सेम वे गवर्नमेंट हैज टेकन सर्टेन मेजर्स ऑन एमएसएमई फ्रंट। जो अभी हमने देखा था, प्रीति मैम ने भी डिस्कस किया था, हमारे यहाँ जो एमएसएमई सेक्टर है वो बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है, प्लस बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। तो एमएसएमई के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए। इन्होंने इनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट्स को इंक्रीज किया। इन्वेस्टमेंट लिमिट मींस कि ये जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज है, इसमें एक सर्टेन अमाउंट के इन्वेस्टमेंट तक की इनकी कैटेगराइजेशन होता है कि माइक्रो में आएगा, कि स्मॉल में आएगा, कि मीडियम एंटरप्राइजेस में आएगा। वो सारी लिमिट्स इन्होंने इंक्रीज करी, राइट। और उसके बाद में they have given 200 means government has given गवर्नमेंट ने एक चीज का और डिसीजन लिया कि 200 करोड़ तक के जो भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, उसमें अब गवर्नमेंट जो है वो ग्लोबल टेंडर्स को इनवाइट नहीं करेगी। अभी जितने भी गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं वो गवर्नमेंट जो है बेसिकली ग्लोबल टेंडर्स उसके लिए फ्लोट करती है, और मल्टीनेशनल कंपनीज और बड़ी बड़ी कंपनीज भी उसमें जो है वो ग्लोबल टेंडर्स को फिल कर सकते हैं। बट नेचुरल है, अगर कोई कंपनी छोटी है, स्मॉल कंपनी है, मीडियम कंपनी है, वो बड़ी कंपनी के साथ compete नहीं कर सकती है। तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि 200 करोड़ तक के, 200 करोड़ तक के जितने भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो ग्लोबल ई टेंडर्स अब गवर्नमेंट उसके लिए इनवाइट नहीं करेगी, और वो टेंडर्स जो हैं वो एमएसएमई सेक्टर्स को गवर्नमेंट अलॉट करेगी, राइट, जिससे कि इनका कंपटीशन कम हो जाए और इनको भी जो है वो बिजनेस मिलने लगे। सेम वे गवर्नमेंट हैज टेकन डिसीजन दैट कि अब चूंकि कोविड-19 है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ रही है, तो ट्रेड फेयर्स, एग्जीबिशंस, जैसे हम जयपुर में भी देखते थे दिवाली के टाइम पे, या कई बार जो है कई सारे फेयर्स और एग्जीबिशंस और कॉन्फ्रेंसेस और ट्रेड फेयर्स वगैरह लगते हैं। अब चूंकि वो पॉसिबल नहीं है, तो गवर्नमेंट ने इन एमएसएमई सेक्टर्स के लिए ई मार्केट लिंकेजेस प्रमोट करने का डिसाइड किया है। मतलब वो इनको ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएंगे जहां ये अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं और जहां बायर और सेलर मीट कर सकते हैं, राइट। सेम वे जो भी अमाउंट गवर्नमेंट का पेंडिंग था एमएसएमई सेक्टर का, वो उन्होंने डिसाइड किया विद इन 45 डेज दे आर गोइंग टू क्लियर दैट पर्टिकुलर अमाउंट। और जो ये लोन लेंगे एमएसएमई सेक्टर्स, उसके लिए कोलेटरल जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। मतलब एमएसएमई सेक्टर्स को अपनी सिक्योरिटी के बेसिस पे लोन पहले मिलने में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, बिकॉज इनके पास बहुत सारे असेट्स है नहीं, बहुत सारी सिक्योरिटीज इनके पास है नहीं। तो अब गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड दी कोलेटरल गारंटी, जिसके बेसिस पे इनको इजीली लोन अवेलेबल होगा। देन रिलीफ फॉर पावर यूटिलिटीज। पावर यूटिलिटीज बेसिकली होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो वर्क है, मतलब डिस्कॉम्स, राइट। यू नो जयपुर में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसका नाम क्या है? एनीबडी नोज?
जो जयपुर में पावर ट्रांसमिशन या पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो वर्क कर रही है कंपनी, उसका नाम आपको पता है? आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कौन कंपनी प्रोवाइड करवा रही है? Yes, sir. No, sir. सर डिस्कॉम। नेम ऑफ द डिस्कॉम? Sir, Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited. या जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, JVVNL, राइट? अब द थिंग इज दैट कि ये जितनी डिस्कॉम्स हैं ये पावर तो परचेज करते हैं हाई रेट्स पे, बट चूंकि पावर एक बेसिक नेसेसिटी में आता है तो गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज रेट पे हाउस होल्ड्स को और इन सबको प्रोवाइड करवाती है। तो दीज डिस्कॉम्स आर इन ह्यूज लॉसेस, राइट? प्लस हमारे यहाँ इंडिया में बिजली की चोरी भी बहुत होती है, उसके कारण भी इनको बहुत बड़ा जो है वो लॉस होता है। तो देन द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट ये जो जितने भी डिस्कॉम्स हैं इनको 90,000 करोड़ रुपीस की लिक्विडिटी वो प्रोवाइड करवाएंगे। और इंडिया में ये जो लिक्विडिटी प्रोवाइड होगी वो दो कंपनीज गवर्नमेंट की हैं जो ये पावर फाइनेंसिंग का काम करती है। वन इज REC एंड अनदर वन इज PFC। हैव यू हर्ड अबाउट दीज कंपनीज? REC PFC के बारे में कभी आपने नाम सुना है? These are basically the finance companies, right? REC का फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन और PFC है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये जितने भी पावर प्लांट्स होते हैं, पावर ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, उन सब की ये फाइनेंसिंग करते हैं, राइट? तो these loan 90,000 crore rupees liquidity is being provided by these REC PFC to the discoms, जिससे कि ये अपना पावर प्लांट्स को जितना भी इनका बकाया है, मीन्स जो इनका ड्यू चल रहा है, वो ये रीपे कर सकें, राइट? Then regulatory measures are been taken by the government. पहला जो रेगुलेटरी मेजर लिया है इन्होंने कि वही 6 months का इन्होंने मोरेटोरियम का ऑप्शन दिया हुआ है regarding the installments of term loans outstanding as on March 1, 2020। मतलब अगर किसी ने लोन ले रखा है 1 मार्च 2020 तक और अगर वो इंस्टॉलमेंट पे करने में समर्थ नहीं है, एबल नहीं है, तो उसको 6 months का मोरेटोरियम गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवा रखा है। मतलब वो चाहे तो 6 महीने बाद वो अपनी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट वापस से चालू कर सकता है। बट अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जिसका भी सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, कि 6 months का अगर मोरेटोरियम गवर्नमेंट ने फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है, तो इस 6 months के मोरेटोरियम का जो इंटरेस्ट होता है लोन पे, राइट, तो ये जितने भी बोरोवर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारे इंटरेस्ट को भी माफ किया जाए। मतलब बैंक शुड नॉट चार्ज द इंटरेस्ट, और वो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस में है। अभी उसका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अभी गवर्नमेंट को पूछा है कि आप इसको क्लैरिफिकेशन दो कि इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, और लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। Another regulatory measure which government on RBI has taken is that कि हमारा जो सेविंग्स बैंक अकाउंट है उसमें हमको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है, राइट? इट डिपेंड्स फ्रॉम बैंक टू बैंक एंड फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट। जनरली ये जो मिनिमम बैलेंस जो हमको मेंटेन करना होता है सेविंग्स बैंक अकाउंट में, वो होता है 1000 रुपीज से लेकर 10,000 रुपीज तक, डिपेंडिंग अपॉन द बैंक इन विच यू आर हैविंग द अकाउंट। तो आरबीआई ने अभी उसमें ऑप्शन दिया कि अगर किसी का अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं होता है तो बैंक कैन नॉट चार्ज एनी टाइप ऑफ एन पेनल्टी। अप्रैल से लेके जून तक उसको वेव कर दिया है। आपके अकाउंट में, सेविंग्स बैंक अकाउंट में किसी तरीके की कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी अगर आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं होता है, राइट? अनदर मेजर व्हिच द गवर्नमेंट हैज टेकन इज दैट ये जो डेबिट कार्ड हम यूज करते हैं, राइट, वो डेबिट कार्ड का पैसा जनरली क्या होता है कि हम एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं, उससे हम पेमेंट्स कर सकते हैं, बट उसमें लिमिटेशंस इज देयर। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, सर्टेन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ही आप उस एटीएम कार्ड से या डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं, वो भी उसके बाद आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट ने अभी 3 months के लिए फ्रॉम अप्रैल टू जून वो चार्जेस भी वेव ऑफ कर दिए हैं। आप अपने एटीएम कार्ड को किसी भी बैंक के एटीएम से, मींस डेबिट कार्ड को किसी भी बैंक के एटीएम से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं या डिपॉजिट कर सकते हैं, आपके किसी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। एंड लास्ट वन इज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो कि दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था वे बैक इन 2015-16, राइट?
इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में बेसिकली द थिंग इज दैट कि जो भी कंपनी अपने लोन्स का या अपने ड्यूज का रीपेमेंट नहीं कर पा रही है या जो इंसॉल्वेंसी में चली गई है, उसको ये रेफर कर देते हैं। इन्होंने एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ट्रिब्यूनल बना रखा है, वहां ये केस रेफर हो जाता है एंड दैट बेसिकली द ट्रिब्यूनल डिसाइड्स कि उस कंपनी के असेट्स बेच करके कैसे जो बोरोवर्स मींस लेंडर्स है उनको रीपेमेंट किया जाए। गवर्नमेंट हैज टेकन द मेजर दैट कि अगले 1 साल तक किसी भी कंपनी को इस आईबीसी कोड के तहत मींस वो ट्रांसफर नहीं करेंगे। मतलब अगर कोई अपने ड्यूज का पेमेंट नहीं कर रहा है तो उसको इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी कोड के अंदर अभी रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दिया है अगले 1 साल के लिए। Policy reforms that can propel India's economy to a higher growth trajectory post COVID-19। अब गवर्नमेंट ने काफी सारे मेजर्स लिए हैं जिसका मींस और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट और भी कई सारे मेजर्स सोशल फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे, फाइनेंशियल फ्रंट पे लेती रहती है। बट अगर हमको अब हायर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में जाना है, मतलब अगर हमको अपना जीडीपी इंक्रीज करना है तो हमको कुछ और मेजर्स लेने पड़ेंगे। उसमें से कुछ मेजर्स हमने यहाँ पे लिस्ट किए हैं। पहला है इन्वेस्ट इन सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्वेस्टमेंट इन सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली मीन्स कि ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली मीन्स हम अगर रोड्स बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, पावर प्लांट्स बना रहे हैं, एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इज creating a huge amount of jobs in the market। बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है। अगर हमको हायर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में जाना है, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को, जॉब्स को अगर हमको बहुत तेजी से इंक्रीज करना है तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़े अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। देन the question arises that what kind of infrastructure is to be built। हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बनाना चाहिए। तो द थिंग इज दैट कि हमको जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए वो सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल बेसिकली मीन्स ना तो वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करे, ना उसका कोई मीन्स जो है नेगेटिव इम्पैक्ट हो मीन्स सोसाइटी एक्सेट्रा पे। तो उसके लिए कुछ जो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे अगर हम जयपुर में भी अगर हम देखें तो क्लीन एनर्जी इज वन सच इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। क्लीन एनर्जी बेसिकली मीन्स अभी इंडिया में जो है वो थर्मल पावर प्लांट्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा जनरेट होती है। मतलब ऑलमोस्ट 70 to 80% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थर्मल पावर प्लांट से है। थर्मल पावर प्लांट्स बेसिकली मीन्स कोयले के थ्रू, कोयले को जला करके जो है वो पावर प्लांट्स में और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, मगर उससे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। अब वो उस पे डिपेंडेंस कम करके गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्लीन एनर्जी को जो है मींस प्रमोट करना चाहिए। जैसे अगर आपने जयपुर में देखा होगा तो आजकल रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स बहुत ज्यादा लगने लगे हैं। मतलब जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सनलाइट, मतलब रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स में इन्वेस्टमेंट हमको बढ़ाना चाहिए। राजस्थान में जो गवर्नमेंट है वो इसको प्रमोट भी कर रही है। अगर आप सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट बाय वे ऑफ सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड भी करवाती है। अनदर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कैन बी प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमको इंक्रीज करना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो ट्रैफिक कंजम्पशन कम हो जाएगा और एक पॉल्यूशन भी क्या होगा, कम होगा। तो जयपुर में आपने देखा होगा ट्रैफिक प्रॉब्लम इज बहुत ज्यादा है, उसको रिड्यूस करने के लिए जयपुर में जो है वो मेट्रो भी चालू करी गवर्नमेंट ने कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो, पॉल्यूशन कम हो। तो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट को ज्यादा करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें और मींस अपना पर्सनल व्हीकल लेकर के ना जाएं। अनदर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कैन बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना, क्योंकि अभी जो हम यूज करते हैं वो फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू व्हीकल्स यूज करते हैं, मतलब पेट्रोल डीजल बेस्ड जो है व्हीकल्स हम यूज कर रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करें तो एक तो पॉल्यूशन बहुत कम हो जाएगा, प्लस उसकी कॉस्ट ऑफ कम है।
अनदर इन्वेस्टमेंट कैन बी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी एंड सप्लाई चेन। अभी लॉकडाउन में आपने देखा होगा, लास्ट मींस 50-60 डेज का जो लॉकडाउन रहा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई इन फार्मर्स को, बिकॉज उनका जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं मींस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो मार्केट में सेल नहीं कर पाए, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाए, और उसके कारण उनका वो सारा का सारा जो आउटपुट था वो सारा खराब हो गया एंड दे हैव टू सफर एन ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉसेस। उस चीज से बचने के लिए हमको कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी डेवलप करनी चाहिए, प्लस हमको अपना सप्लाई चेन मैकेनिज्म जो है वो इम्प्रूव करना चाहिए, राइट। वो गवर्नमेंट को इसमें सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में करना चाहिए। देन बिल्ड द रेजिलियंस फॉर द मोस्ट वनरेबल। इंडिया में 90% वर्कफोर्स जो है वो इनफॉर्मली एम्प्लॉयड है। इनफॉर्मली एम्प्लॉयड मीन्स जो मतलब कंपनी के पे रोल पे नहीं होते हैं। ये जो पॉपुलेशन है ये एक्सट्रीमली वनरेबल है टू इकोनॉमिक शॉक्स। मतलब इकोनॉमी में अगर स्लाइट भी फ्लक्चुएशन होता है तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो इसी वर्कफोर्स पे पड़ता है जो डेली अर्नर्स हैं या जो इनफॉर्मल तरीके से जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए अब हमको क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, फॉर्मल क्रेडिट की ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, सोशल सेफ्टी नेट इनको प्रोवाइड करना चाहिए। दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बहुत सारे इसमें मेजर्स भी लिए हुए हैं सोशल सिक्योरिटी नेट में। जैसे इन्होंने एक चला रखा है अटल पेंशन योजना। इसमें एक सर्टेन अमाउंट अगर हम पर मंथ उसमें डिपॉजिट कराते हैं तो आफ्टर द रिटायरमेंट एक पेंशन सॉर्ट ऑफ या पर मंथ आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट उसमें से मिलता रहता है। क्योंकि जो मीन्स सेल्फ एम्प्लॉयड है या जो ऐसे वर्कर्स हैं जो डेली वर्कर्स हैं उनका कोई मैकेनिज्म डेवलप इंडिया में नहीं है जिससे उनकी सोशल सिक्योरिटी हो सके, तो वो गवर्नमेंट ने एक अटल पेंशन योजना चला रखी है। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने एक इंश्योरेंस स्कीम भी रन कर रखी है, वो उसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में गवर्नमेंट जो है वो 12 रुपीज पर ईयर के पेमेंट पे 2 लाख रुपीज का लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है, विच इज वेरी लो इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम। अगर हम वैसे देखें तो 2 लाख रुपीज का इंश्योरेंस कराने में यू हैव टू स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट गवर्नमेंट ने वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रखी है कि जिनके पास ज्यादा अर्निंग कैपेसिटी नहीं है वो 12 रुपए पे करके और 2 लाख रुपए का अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा सकते हैं। Another policy reforms which government should take is the fiscal mechanisms for recovery and resilience. जैसा कि प्रीति मैम ने भी डिस्कस किया था फिस्कल और मॉनेटरी मेजर्स, सेम वे गवर्नमेंट को फिस्कल मैकेनिज्म यूज करना चाहिए अपना, जिससे कि रिकवरी हमारी जो है जीडीपी में वो फास्ट हो जाए। फिस्कल मेजर्स गवर्नमेंट ने काफी सारे लिए भी हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने एक स्टिमुलस पैकेज जो है वो अनाउंस किया था विच वाज अराउंड 20 लाख करोड़ रुपीज। वो अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग उन्होंने पैकेजेस अनाउंस किए थे एंड इन सम टोटल दैट पैकेज वाज अराउंड 20 लाख करोड़ रुपीज। इसी तरीके से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये जितने लग्जरी गुड्स होते हैं, लग्जरी आइटम्स हैं, उन पे गवर्नमेंट चाहे तो, चूंकि एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, गवर्नमेंट चाहे तो उस पे टैक्सेस को इंक्रीज कर सकती है और उन टैक्सेस को इंक्रीज करने से जो अमाउंट मिलता है उसको वो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कर सकती है। इसी तरीके से गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द टैक्सेस ऑन फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल। जो आपने देखा होगा कि हमारा जो पेट्रोल या मींस क्रूड ऑयल है वो ऑलमोस्ट $100-120 से $30-40 आ गया, मगर फिर भी पेट्रोल और डीजल की रेट कम नहीं हुई। वो इसी कारण नहीं हुई कि गवर्नमेंट ने अपने उस पर एक्साइज ड्यूटी और टैक्सेस इंक्रीज कर दिया, राइट। और इन सब से जो पैसा सेव हो रहा है गवर्नमेंट उसको क्या कर रही है, कैश ट्रांसफर के थ्रू, सोशल सेफ्टी नेट्स के थ्रू जो टारगेट पॉपुलेशन है उसको गवर्नमेंट जो है वो वापस कर रही है। Then another measure which government can take is to encourage long-term changes in the behavior. Current crisis ने consumption pattern जो है वो काफी कुछ change कर दिया है लोगों का। Consumption pattern अगर आप देखें last 3 months में हम लोगों का काफी change हो गया है। पहले हम हर वीकेंड पे बाहर जा रहे थे, मीन्स रेस्टोरेंट्स में, और बाहर का खाना और कई सारी चीजें जो है हमने इस लॉकडाउन के अंदर काफी कुछ कम कर दिया है। तो हमारा कंजम्पशन पैटर्न जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, चेंज। नॉन एसेंशियल परचेजेस जो हैं वो सब लोगों ने फॉर द टाइम बिंग पोस्टपोन कर दिया। नॉन एसेंशियल मीन्स जिसकी हो सकता है अभी आपको जरूरत ना हो, जैसे क्लोथ्स हो गए, या सपोज आपको नई कार खरीदनी है, या आपको कुछ नया असेट खरीदना है, आपको सपोज शूज खरीदने हैं। ये जितने नॉन एसेंशियल परचेजेस हैं
ये सब ने फॉर द टाइम बिंग पोस्टपोन कर दिए हैं, राइट। इसी तरीके से हमको जो है वो वेस्टेज रिड्यूस करने पे भी एम्फेसिस देना चाहिए। कंजम्पशन तभी रिड्यूस हो सकता है जब हम वेस्टेज को रिड्यूस करें। वेस्टेज रिड्यूस करने का मतलब हो गया, अगर किसी प्रोडक्ट को हम रीयूज कर सकते हैं, या हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, या हम उसको रिपेयर करके और वापस से यूज कर सकते हैं, तो हमको वो सब चीजें अभी करनी चाहिए। गवर्नमेंट को भी उस चीज को प्रमोट करना चाहिए। लास्ट वन इन दिस इज द रेगुलेट एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज। सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन एक्सेट्रा के कारण अब ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो ई कॉमर्स सेक्टर और न्यू टेक्नोलॉजीज में होगी। इन सब सेक्टर्स को सपोर्ट और डेवलप करने के लिए सही तरीके के लॉज एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट को बनाने चाहिए, जिससे कि एक तो डेटा प्राइवेसी हो और कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी इंश्योर हो सके। बिकॉज हम कई बार देखते हैं, अगर हम ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, हम नेट बैंकिंग कर रहे हैं, या हम ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, तो कई बार हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। और फ्रॉड होने के बाद में देन वी हैव टू गो टू द बैंक और हमको चक्कर लगाते रहना पड़ता है, मगर हमारी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। क्योंकि इंडिया में अभी तक ई कॉमर्स और न्यू टेक्नोलॉजीज हम बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं, मगर उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो आए दिन हम देखते हैं, पेपर्स में पढ़ते हैं, ये सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते रहते हैं, जिसका कि हमको कोई प्रॉपर सॉल्यूशन मिलता नहीं है। तो गवर्नमेंट को, चूंकि अब टेक्नोलॉजी बेस्ड सारी इकोनॉमी होने वाली है, तो इससे रिलेटेड बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट को बनाने चाहिए। Some more policy interventions which government should consider for providing relief to individuals and corporates. कुछ और मेजर्स जो गवर्नमेंट ले सकती है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, वो है टेम्परेरी एग्जम्पशंस फ्रॉम बायबैक एंड LTCG टैक्स। एनीवन नोज अबाउट व्हाट इज LTCG? बीकॉम सेकंड ईयर ने इनकम टैक्स पढ़ा है, शायद उनको पता होगा। यस सर। LTCG क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। किस पे लगता है? सर मतलब कैपिटल एसेट्स पर। कब अगर लगता है? अपन सेल कर रहे हैं, उससे जो गेन हो रहा है उस पर राइट, कोई टैक्स। एसेट अगर हम परचेज कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उसको बेच रहे हैं, से 1 ईयर और 3 ईयर और 2 ईयर, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ एन एसेट, तो देन Yes. इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल टैक्स वी हैव टू पे द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। उसका इंडेक्सेशन भी होता है, और फिर हमको वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का जो भी रेट होता है उसके हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता है। Anybody knows about what is buyback of shares? सर जब कंपनी अपने शेयर्स वापस परचेज कर लेती है, हाँ, that is basically known as the buyback of shares. कंपनी इनिशियली चालू होती है, वो शेयर्स इश्यू करते हैं, बट ओवर द इयर्स कंपनी ने बहुत बड़ी कंपनी हो गई है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, अब उनको उतनी शेयर कैपिटल की जरूरत नहीं है, तो कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए अपने शेयर्स को वापस से बायबैक कर लेती है। बट अभी लास्ट ईयर के बजट में व्हाट गवर्नमेंट हैज डन इज दैट उन्होंने ये बायबैक पे और ये जो LTCG था, जो पहले सिक्योरिटीज मार्केट में कोई टैक्स नहीं लगता था, वो गवर्नमेंट ने अभी इम्पोज कर दिया है। मतलब अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स का बायबैक कर रही है, या कोई सिक्योरिटी को आप 1 साल से ज्यादा रख के बेच रहे हैं, तो अब आपको उस पर LTCG पे करना पड़ता है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। अब इसके कारण जो है वो बहुत मींस इन्वेस्टमेंट साइकिल जो है वो बहुत अफेक्ट हो रही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि टेम्परेरी बेसिस पे इन दोनों में या तो वो रेट्स रिड्यूस कर दे, या फिर फॉर द टाइम बिंग कुछ पीरियड के लिए कंपनीज को एग्जम्प्ट कर दे टैक्स पे करने के लिए। इससे हमारा इन्वेस्टमेंट साइकिल फिर बहुत तेजी से हो सकता है रिवाइव हो जाए। अनदर पॉइंट विच गवर्नमेंट शुड डू, जो गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन कर सकती है, वो है टैक्स रिलैक्सेशन टू सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स। टैक्स रिलैक्सेशन टू सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स बेसिकली मींस कि ऐसे खर्चे जो 31 मार्च 2020 तक हो तो गए, मगर पेमेंट हम नेक्स्ट ईयर में कर रहे हैं, राइट, तो वो खर्चे गवर्नमेंट को अभी अलाउड करने चाहिए लास्ट ईयर के अंदर ही। जबकि होता क्या है कि जो खर्चा कैश बेसिस पे अगर हम मेंटेन कर रहे हैं, तो जो खर्चा हम जिस साल में कर रहे हैं वो उसी साल के अकाउंट्स में आता है, राइट। तो गवर्नमेंट शुड सी दिस पर्टिकुलर थिंग आल्सो कि मार्च के लास्ट वीक में जो लॉकडाउन हो गया था, उसके कारण कई सारे ऐसे पेमेंट्स थे जो कि कंपनीज और इंडिविजुअल्स नहीं कर पाए थे। हो सकता है उन्होंने अप्रैल या मई में किया हो,
बट गवर्नमेंट को एक ऑप्शन देना चाहिए कि अगर वो चाहें तो उसको लास्ट ईयर की अपने ट्रेडिंग P&L में या अपने लास्ट ईयर के जो रिटर्न्स है उसमें उसको वो शो कर सकें. Another one is support to hospitality industry and the FMCG sector. हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बेसिकली मींस कि ऐसी होटल्स जिन्होंने अपने रूम्स क्वारंटाइन सर्विसेज के लिए आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट किए हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज अवेलेबल है बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट वो इंडिया में बहुत लिमिटेड है. नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं. तो गवर्नमेंट ने एज एन ऑप्शन क्या किया, कई सारी होटल्स को अटैच कर लिया है और उनको क्वारंटाइन सर्विसेज के लिए अटैच कर लिया है और उनके रूम्स को आइसोलेशन वार्ड्स में कन्वर्ट कर दिया है. अब ऐसी होटल्स जिनका की मींस क्वारंटाइन सर्विसेज के लिए यूज हो रहा है, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको जीएसटी में एग्जम्पशन दे, राइट, जिससे कि जो पेशेंट है उस पर भी बर्डन कम आए और हॉस्पिटल को भी जो लॉस हो रहा है मींस होटल्स को जो लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ द लेस चार्जेस दे आर चार्जिंग फ्रॉम द पेशेंट्स, राइट, तो इन दैट केस उनको भी उतना इम्पैक्ट ना पड़े. सेम वे एफएमसीजी सेक्टर को भी गवर्नमेंट को जीएसटी में रिलैक्सेशन देना चाहिए. ऐसी कंपनीज जो असेंशियल कमोडिटीज मैन्युफैक्चर कर रही है, से फॉर एग्जांपल सैनिटाइजर हो गया, मास्क हो गया, या इस तरीके की जो भी चीजें जो कोविड-19 से फाइट करने में हम यूज कर रहे हैं, उन पे गवर्नमेंट को चाहिए कि जीएसटी वगैरह में रिबेट दे. देन undertaking steps towards complete digitization by market intermediaries. Market intermediaries वो होते हैं जो सेवर, मतलब जो इंडिविजुअल और जो इन्वेस्टर है मींस कंपनीज हैं उनके बीच का जो लिंक होता है. सपोज आई वांट टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज मार्केट इन अ पर्टिकुलर कंपनी, तो मैं हो सकता है मेरे को चैनलाइज करना पड़ेगा अपना ट्रांजेक्शन शेयर ब्रोकर के थ्रू. अब अगर मेरे को लोन लेना है तो मेरे को बैंक से लोन लेना है, मगर बैंक जो है वो डिपॉजिट जो हो रहा है उसके पास उस अमाउंट को एज एन लोन दे रहा है, मतलब बैंक डिपॉजिटर से पैसा ले रहा है, उसको इकट्ठा कर रहा है और फिर जिसको भी रिक्वायरमेंट है एज ए लोन वो उसको प्रोवाइड कर रहा है. तो मतलब बैंक एक तरीके का क्या हो गया, मार्केट इंटरमीडियरी हो गया. तो ऐसे जितने भी मार्केट इंटरमीडियरीज हैं जो सेवर्स और मींस अल्टीमेट यूजर के बीच में आ रहे हैं, मींस कंपनीज के एज ए लिंक वर्क कर रहे हैं, राइट, उनको एक केवाईसी नॉर्म बना हुआ है गवर्नमेंट का, वो फुलफिल करना होता है. केवाईसी होता है नो योर कस्टमर्स, मतलब अगर आपको बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स बैंक में डिपॉजिट कराने होते हैं. से फॉर एग्जांपल पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, आपका एड्रेस प्रूफ हो गया, आपका फोटोग्राफ हो गया, राइट. तो वो केवाईसी आपको कंप्लीट करानी होती है, तभी आपका वो बैंक में अकाउंट ओपन होता है. तो सेम वे अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो फर्स्ट यू हैव टू फुलफिल ऑल द केवाईसी रिक्वायरमेंट्स, नो योर कस्टमर रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी होती है. अभी तक ये जो केवाईसी नॉर्म है ये फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन करना होता है. फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली मींस कि मेरे को पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, ये सब इन फॉर्म ऑफ पेपर, मतलब फोटो कॉपी किया हुआ मेरे को वहां ले जाके डिपॉजिट कराना होता है. बट चूंकि अभी मींस आप कहें सोशल डिस्टेंसिंग है, राइट, और इस तरीके की चीजें हैं, तो हो सकता है कई सारे लोग हो सकता है कि मींस जाकर के ये सारा काम ना कर सकें. तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सारा प्रोसेस जो है वो डिजिटाइजेशन हो, मींस ऑनलाइन ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाए. Another thing which government can do or can take the policy intervention is use of technology in the justice delivery system. Justice delivery system basically means related with the justice means courts. ये जो केसेस की हियरिंग है, अब चूंकि वही सोशल डिस्टेंसिंग है, राइट, आइसोलेशन की चीजें हैं, तो अब जो केसेस की हियरिंग के लिए गवर्नमेंट को एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए. मतलब फिजिकली जो है मींस पर्सन वहां कोर्ट में जाकर के अवेलेबल ना भी हो तो वो ऑनलाइन जो है उसकी हियरिंग हो सके और डिसीजन मींस जो डिलीवरी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो हो सके. Another thing which government can do is the waiver suspension of office rentals. Office rentals को वेव करना गवर्नमेंट को चाहिए, मींस सिचुएशन जब तक नॉर्मल ना हो, जब तक ये जितने भी ऑफिस रेंटल्स है, कमर्शियल एक्टिविटी के जो रेंटल्स हैं, वो गवर्नमेंट को वेव करने चाहिए, या मींस उनको लैंडलॉर्ड से बात करके एंड देन सम मिडवे कैन बी फाउंड आउट. लैंडलॉर्ड को जो रेंट का नुकसान हो रहा है उसके लिए गवर्नमेंट चाहे तो उनको टैक्स में रिबेट देके और उसको वो फुलफिल कर सकते हैं.
And then the last one is in this is the maintaining pricing charts of essential goods. क्योंकि लॉकडाउन हुआ उसके कारण हमारा जो पूरा सप्लाई सिस्टम है वो ब्रेक डाउन हो गया, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज सारी रुक गई, प्लस फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, सबको अपना काम बंद करना पड़ा। तो सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा सीवियरली इम्पैक्ट हो गई। अब सप्लाई को इम्पैक्ट होने के कारण क्या हुआ कि बहुत सारी चीजों की मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट होनी चालू हो गई और उसके कारण उनकी प्राइसेस इंक्रीज होने लग गई, जो आप अभी फील भी कर रहे होंगे। अगर आप मार्केट जाके कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो एज कम्पेयर टू 3 months बैक हर प्रोडक्ट की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या तो गवर्नमेंट अपने जो टैक्सेस जो गवर्नमेंट उस पर इम्पोज करती है वो उसको रिड्यूस करे, या गवर्नमेंट चाहे तो एसेंशियल कमोडिटीज की राशनिंग भी कर सकती है, राइट। मतलब जैसे कोई प्रोडक्ट अगर हम इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अगर इंडिया में उसकी शॉर्टेज है तो हम उसके एक्सपोर्ट्स को बैन कर सकते हैं, पहले वो प्रोडक्ट को इंडिया में उसकी सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। गवर्नमेंट चाहे तो फ्लोर प्राइस डिसाइड कर सकती है, जो कि गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट्स में किया भी है। जैसे दिस एग्जांपल कैन बी सैनिटाइजर। सैनिटाइजर जो है हर आदमी अपने हर कंपनी जो है वो अपनी रेट के हिसाब से सेल आउट कर रहा था। गवर्नमेंट को जब इसका पता चला तो गवर्नमेंट ने सैनिटाइजर की रेट जो है वो फ्लोर प्राइस जो है वो उन्होंने फिक्स कर दी। वो फिक्स उन्होंने करी फॉर 1 ml ऑफ सैनिटाइजर 50 पैसा मैक्सिमम कैन बी चार्ज बाय द कंपनी। 1 ml के लिए 50 पैसे कंपनी चार्ज कर सकती है, उससे ज्यादा वो चार्ज नहीं कर सकती है। इसी तरीके से उन्होंने जो मास्क है उसकी प्राइस डिसाइड करी, क्योंकि मास्क जो है वो ब्लैक मार्केटिंग चालू हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। 40 रुपीज, 50 रुपीज, 90 रुपीज, 100 रुपीज। तो उन्होंने वो मास्क 3 प्लाई मास्क, 2 प्लाई मास्क की 10 रुपीज, 12 रुपीज, इस तरीके से उन्होंने जो है उसकी प्राइसेस फिक्स कर दी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइसेस अनयूजुअल तरीके से इंक्रीज हो रही है या कंपनीज मैनिपुलेट कर रही है तो गवर्नमेंट चाहे तो उनकी फ्लोर प्राइसेस डिसाइड करके और वो कंपनीज को इम्पोज कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आप इससे ज्यादा उसकी प्राइसेस चार्ज नहीं करेंगे। अगर किसी प्रोडक्ट की हमारे यहाँ शॉर्टेज है इंडिया में तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसकी सप्लाई को इंश्योर करे। उसके लिए वो चाहे तो हो सकता है कि वो अपने इंपोर्ट्स उन सब चीजों के इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने, आपको अगर पता हो तो जैसे पीपीई किट्स है, इंडिया में एक भी नहीं बनता था, बट जब ये क्राइसिस हुआ तो फिर इंडिया ने भी वो पीपीई किट बनाना चालू किया और आज की डेट में गवर्नमेंट इंडिया जो है वो पीपीई किट्स का एक्सपोर्टर है रादर देन इम्पोर्टर्स। तो सेम वे गवर्नमेंट अगर चाहे तो अगर किसी चीज की शॉर्टेज हो रही है बिकॉज ऑफ द सप्लाई क्रंच, उसकी प्राइसेस अगर इंक्रीज हो रही है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो चीजें बाहर से इंपोर्ट करके और उनके प्राइसेस को रेगुलेट करे। थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? किसी को कुछ पूछना हो? ओके, नाउ आई एम शेयरिंग दिस टू दी Thank you so much, sir. And I know financial aspects are very important for our economy. And now we are handing over it to Shefali ma'am, जो social aspect cover करेंगी, क्योंकि आज के टाइम पे सोसाइटी पे इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। चाहे किसी भी चीज को लेके, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस के रेट्स बढ़ रहे हैं, सारी चीजों को लेके। तो शिफाली मैम विल बी टेकिंग फ्रॉम हेयर नाउ। थैंक यू प्रीति मैम। आप राठी सर, आई गेस होस्ट हो बन गए ना? शिफाली मैम सलोनी मेहंदी रेता में होस्ट करना है या फिर शिफाली मैम उसमें? शिफाली मेहंदी रेता। शिफाली मैम, यस। सबसे टॉप पे ना जिसमें इमेज नहीं आ रही। राठी सर,
हेलो हेलो राठी सर। शेफाली मैम आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो 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 शेफाली हेलो मैम, हेलो अब मेरी वॉइस आ रही है ना? बट राठी शेफाली सर जी, जी सर। शेफाली जी बोल रही हैं? जी सर मैं बोल रही हूँ। एक्चुअली राठी सर होस्ट बना रहे हैं, उनको शायद आवाज ही नहीं जा रही है। किसको नहीं जा रही आवाज? राठी सर को, राठी सर को मैंने होस्ट बनाया हुआ था स्क्रीन शेयरिंग के लिए, तो अभी वो शेफाली मैम को हाँ, बना रहे हैं। जी अच्छा सर मुझे होस्ट नहीं बनाएंगे बस। अच्छा मैं छोटा सा इंटरवेन करूं शेफाली जी? जी सर। because now what I can see is that we are only 5 people. बेचारे अपने 4 ही छात्र बचे हैं। निधि है, डिम्पल है, यामिनी है, स्वाति है, मुस्कान है और सलोनी है। सलोनी तो शायद आपका ही है। सर मेरी डॉटर है। हाँ हाँ हाँ, वही मैंने कहा कि अब हम यहाँ देख रहे हैं तो मुस्कान एक है, स्वाति 2 है, स्वाति गर्सा है, यामिनी मदान सर भी और है, डिम्पल, मनीष मदान। हाँ। टोटल 5 स्टूडेंट्स बचे हैं। या तो हम ऐसा कर सकते हैं शिवाली जी, मेरा जो पर्सनल सजेशन है कि हम क्या करें कि इस सेशन को आज यहीं तक के लिए रखते हैं, ओके सर। because it's almost 2 hours the students have attended the session. Yes sir. Yes, And sir. I think now let us keep it next Sunday. ओके सर। ओके तो नेक्स्ट संडे जो हमारा सेशन रहेगा, इट विल बी ओनली फॉर 1 to 1.5 hour मैक्सिमम। ठीक है ना? क्योंकि आज मुझे लग रहा है थोड़ा सा लंबी क्लास हो गई, 2 घंटे की बहुत ज्यादा हो गई। इतने दिन बच्चे पढ़े भी नहीं है तो हैबिट में नहीं है यस सर। यस सर यू आर राइट। कंटिन्यूअसली। आई अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स मेंटालिटी। तो मुझे लग रहा है तो अगले संडे क्या करते हैं, हम माइनर जो टच करेंगे हम एक रिवीजन टाइप में लेंगे। तो विल स्टार्ट विद वंस अगेन द सेम पॉइंट। सो 10 मिनट्स प्रीति विल टेक अबाउट इकोनॉमी जो आज पढ़ा है इसने, हार्डली 5 to 7 मिनट से ज्यादा मत लेना प्रीति। ये डेफिनेटली श्योर सर। ठीक है, राठी जी का सेम 5 to 7 मिनट्स टच अपॉन। क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि इन सबसे जो सोशल इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है। यस सर। आज एक व्यक्ति है, परिवार में है, जिसका कि रोजगार में कुछ कमी हो गई, उसकी सैलरी कम हो गई या ले ऑफ हो गया, तो वो क्या होता है, सारा गुस्सा फ्रस्ट्रेशन परिवार पे जाके निकालता है। सोशल इम्पैक्ट जो आ रहा है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। यदि मैं इनडायरेक्टली बात करूं तो शुरू में हम देखते हैं कि आज हर आदमी बहुत ज्यादा परेशान घूम रहा है। यस सर। तो उस इम्पैक्ट को हम एक अलग से सेशन ले लें, मेरे हिसाब से बहुत बेहतर रहेगा वो। यस सर। यस तो नेक्स्ट संडे के लिए आप अपन सिर्फ सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट पे चर्चा करेंगे। एंड सो सेशन भी अपना बहुत छोटा हो जाएगा, अच्छा भी रहेगा। इट विल बी हार्डली फॉर 1 hour। यस सर। ठीक है, ठीक है ठीक है। तो हम इसको ऐसा रखते हैं। तो ऑफिशियली आई थिंक लेट अस वाइंड अप द सेशन एज ऑफ नाउ। एंड माय बिग थैंक्स टू प्रीति फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ पे उसने जूम और सारा काम किया, टेक्निकल थैंक यू एस्पेक्ट्स, सो मच। मनीष टाटी जी, शेफाली, Thank you, and sir. definitely the students। थोड़ा सा मैं वापस एक छोटी सी पॉइंट कहूंगा कि अगला जो हम सेशन रखेंगे वो 2 वे सेशन रखेंगे। तो स्टूडेंट्स को कुछ एक पॉइंट्स पहले भेजेंगे हम लोग ग्रुप में, स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा उस चीज के लिए रेडी रहें, ताकि बच्चे भी थोड़ा सा बोले तो अपने को अच्छा लगेगा। कुछ इनसे भी अपन फीडबैक लें। यस सर। सही कह रहा हूँ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Thank you so much, sir, for the session. हाँ, तो आप लोग भी अपने आसपास देखिए कि सोशियोलॉजी आप लोगों को क्या इम्पैक्ट दिख रहा है, फाइनेंशियली आपको क्या इम्पैक्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा। तो Okay, नेक्स्ट sir. संडे हम ये सेशन रखते हैं, सेम टाइम 10 o'clock। Okay, प्लस sir. स्पेसिफिकली फैकल्टीज मनीष मदान जी ने ज्वाइन किया, ज्योति आई थी, रेखा जी आई थी, रीटा जी आई थी, जो हमारी कोमल मैम आई फैकल्टीज थी जिन्होंने सबसे ज्वाइन पहले। किए थैंक यू सर।
कोमल मैम थी, so they had attended the session, और स्पेसिफिकली अब आपकी डॉटर आई थी तो मेरी सिस्टर भी आई थी, वो डॉक्टर वैशाली घई जो आपने अच्छा अच्छा नोटिस किया था, वो मेरी सिस्टर है। हाँ, चलिए, आप स्पेशल थैंक्स टू ऑल द विजिटर्स आल्सो। नेक्स्ट संडे हम रखते हैं इसको, ठीक है? थैंक यू सर। ठीक है, चलिए, Thank ओके, you, बाय sir. बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Good day, sir. गुड डे। I'm ending the meeting now. Yeah, please end it. Okay.